हफ्ते के मिडिल में आ चुके हैं, यानी कि बुधवार का आज दिन है, एक्सपायरी से एक दिन पहले। और 2 दिन हमने बाजार के अंदर एक टफ कंसोलिडेशन देखा, एक ऐसा कंसोलिडेशन जो आपको उम्मीद भी नहीं हो रहा होगा कि 44,500 का बैंक निफ्टी क्या सिर्फ 100 पॉइंट 200 पॉइंट हिलेगा, क्या 19,500 के आसपास का निफ्टी क्या 100 पॉइंट भी नहीं हिलेगा। कुछ इस तरह का एकदम से डेड कंसोलिडेशन लॉक वाला मार्केट हमने देखा है। क्या ठीक एक्सपायरी से 24 घंटे पहले बाजार के अंदर कोई हरकत होगी? यूएस मार्केट से संकेत तो कमजोर है, लेकिन एशिया मार्केट उतने सिग्नल नहीं दे रहा कमजोरी के। तो भारतीय बाजार भी एशिया का ही पार्ट है। क्या यहाँ पे पुल बैक आएगा? 2 दिन से हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं सब चीजों को। 106 का डॉलर इंडेक्स अब क्या करेगा? ये सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। अगले 2.5 घंटे अभिषेक, प्रियंका और मैं आपके साथ रहेंगे, मेहमानों को कनेक्ट करेंगे। जो भी आपके सवाल चल रहे हैं आपके मन में, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब इसी कार्यक्रम में आपको दे दें। 4 बड़ी ट्रिगर्स 4 विंडो में हमने डाल दिए हैं, आपकी स्क्रीन पर आएंगे, आप उसको जरा नोटिस कीजिएगा, इस पे ज्यादा फोकस होगा। डाउ 388 अंक फिर से फिसला, लेकिन गिफ्ट निफ्टी अभी भी 19,600 पे है। यूएस में जो हो रहा हो सो हो रहा हो, गिफ्ट निफ्टी 19,600 का दामन फेविकोल की तरह पकड़े हुए है। दूसरा, नमूरा कह रहा है कि भारत की रेटिंग न्यूट्रल से बढ़ाकर हम इसको ओवरवेट कर रहे हैं। इसके क्या मायने हैं ये समझेंगे। रिफाइनिंग शेयरों पर भी फोकस रहेगा, क्योंकि जीआरएम गिरकर फिर से 6.7 है। क्या ये बड़ी वजह थी जो रिलायंस को चलने नहीं दे रही थी? आगे इसका और मीनिंग भी समझेंगे। और साथ ही साइंस सिल्क और सिग्नेचर ग्लोबल की लिस्टिंग आज होगी। सिग्नेचर ग्लोबल का जो आईपीओ है उसकी सब्सक्रिप्शन काफ़ी अच्छी आई थी, और देखते हैं आज ये लिस्टिंग गेन कितना दे पाते हैं। तो ये 4 अहम ट्रिगर हैं। धार्मिक पर्यटन, तो बाजार से आए संकेत कमजोर जरूर है, लेकिन जिनकी दिलचस्पी बाजार के साथ साथ घूमने फिरने में होती है उनके लिए भी खास दिन है। जी हां, आज है वर्ल्ड टूरिज्म डे और ET नाउ स्वदेश पर आज हम इसको सेलिब्रेट भी करेंगे, क्योंकि ये टूरिज्म का चलन हम देख रहे हैं कि पिछले 5-10 साल में काफी ज्यादा बढ़ गया है। और अब टूरिज्म से आगे बढ़कर हम ये कहें कि रिलीजियस टूरिज्म पर भी फोकस बढ़ गया, और ट्रैवल और टूर रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं, जिसमें कि IRCTC भी शामिल है, इसके लिए खास पैकेजेस भी लेकर आती हैं। तो तमाम लोग की अपनी अलग अलग पसंद होती है। किसी को पहाड़ पसंद होते हैं, किसी को बीचेस पसंद होते हैं, किसी को ऐसे धार्मिक पर्यटन स्थल पर जाने की दिलचस्पी होती है। और आज अपने मेहमानों से भी हम पूछेंगे कि आखिर उनको क्या पसंद है, और इस दिन को हम खास आज बनाएंगे। डिम्पी, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी फेवरेट अगर डेस्टिनेशन की बात करें तो कौन सा डेस्टिनेशन है जहां पर आप जाना पसंद करते हैं? देखिए, आज है कि आप रोज भले टूरिज्म डे भी अपना मना सकते हैं, क्योंकि मार्केट में तो कुछ हो नहीं रहा। रही बात मेरे फेवरेट डेस्टिनेशन की, तो वो है हरिद्वार। हाँ, वो हरिद्वार है क्योंकि वहाँ पे सबका मन लगता है। मेरा तो खैर मन लगता ही है, गंगा जी के पावन दर्शन होते हैं वहाँ पे। इसके अलावा बच्चों का भी मन लग जाता है, इसके अलावा बड़े बुजुर्गों के लिए धार्मिक टूर हो जाता है। तो एक में सब कुछ है, और हरिद्वार अपने आप में पावन नगरी है। जो एक बार जाएगा ना उसको बार बार खींचता है। तो मेरी तो पावन नगरी हरिद्वार ही है। इसका मतलब कि डिप्टी, जिसमें आप ना वित्तीय अनुशासन वाला भी मामला देख लेते हैं। सब कुछ है उसके मनोरंजन, गंगा जी स्नान, गंगा दर्शन, सब कुछ। दिल्ली से नजदीक है, अपनी गाड़ी से चलेंगे, माँ बाप को लेके चलेंगे, बच्चे भी खुश, सब लोग खुश, पैसे भी बच गए। प्रियंका, आप तो खैर काफी ट्रैवल करती हैं, और जब से मुंबई आपका नया बेस बना है आपने उसको थोड़ा सा और बढ़ाया भी है। जरा बताएंगे कि क्या पसंद है, और आगे आपकी लिस्ट में कौन कौन से डेस्टिनेशन शामिल है जहां आप जाने की प्लानिंग कर रही हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली मुंबई के आसपास जो 2 डेज के वीकेंड गेटअवेज होते हैं वो इतने ब्यूटीफुल हैं। मैं तो रिसेंटली लोनावला होके आई थी, और ऐसे तो मुझे हिंदुस्तान अपनी बहुत सारी जगह है जो बहुत पसंद है। मुझे गोवा बहुत पसंद है, हर साल आप जा सकते हैं एक ऐसी जगह, और थैंकफुली वो मुंबई के बहुत पास भी है। लेकिन यस, आप ये ठीक कह रहे हैं, मुंबई के आसपास महाराष्ट्र में इतनी सुंदर सुंदर जगह हैं जो हमने कभी पहले एक्सप्लोर नहीं की थी। और मैं पिछले 2 साल से काफ़ी सारी जगह एक्सप्लोर कर रही हूँ। और मुझे महाबलेश्वर जाना है, और वो भी स्ट्रॉबेरी फार्मिंग देखने जाना है दिसंबर या नवंबर में। तो ये पक्का है कि एक बार और छुट्टी लेने वाली हूँ मैं इस महाबलेश्वर के ट्रिप के लिए। तो मेरी तो मुंबई के आसपास की डेस्टिनेशन है जो मेरी बकेट लिस्ट पर है इस वक्त।
आपकी कौन सी बकेट लिस्ट पर है अभिषेक? ठीक है, तो अभिषेक आपने बड़ी चतुराई से पता कर ली है, लेकिन आप अपने तो बता दीजिए। डीपी देखिए मुझे ना दोनों पसंद है। जैसे कि आमतौर पर लोग ना ऐसे होते हैं कि बीच पीपल और माउंटेन पीपल, तो मैं ये कहूंगा कि मुझे गोवा भी उतना ही ज़्यादा पसंद है जितना कि अगर पहाड़ वाला डेस्टिनेशन, चाहे उत्तराखंड, हिमाचल की बात कर लीजिए, कश्मीर की बात कर लीजिए। हालांकि अभी तक मैं कश्मीर गया नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं दिल्ली में हूँ तो एक बार सोच रहा हूँ कि यहाँ से श्रीनगर, मर्ग, सोनमर्ग वहाँ की प्लान बनाया जाए, और इस सर्दियों में देखूंगा कि बर्फबारी वहाँ पर कैसी होती है, तो सोच रहा हूँ इस बार। बिल्कुल, तो चलिए अपनी बकेट लिस्ट बना के रखें। घूमना फिरना भी बहुत जरूरी है, इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। और अब बढ़ते हैं आगे दूसरे बड़े ट्रिगर्स। तो ये तो एक लाइट नोट पे हमने शुरुआत की, आपने घूमने फिरने के प्लान बिल्कुल मत छोड़ें। लेकिन आज बाजार में आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए? ग्लोबल मार्केट से संकेत इस वक्त वीक आ रहे हैं, क्योंकि वहां जो इकोनॉमिक डेटा आया, दो बड़े इकोनॉमिक डेटा जो कल आए और वो कमजोर आए, इसी वजह से आप तीनों इंडाइसेस में अच्छी खासी गिरावट देख रहे हैं। इनफैक्ट मार्च 2023 के बाद अब आप इतने लोअर लेवल्स डाउ जोन्स पर भी देख रहे हैं। एक तो जो न्यू होम सेल्स का डेटा आया वो वीक आया, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा वीक आया। तो वो जो क्लियरली जो बात ये हो रही, इन्फ्लेशन जो हिट कर रहा है ग्रोथ को, कंज्यूमर स्पेंडिंग को, वो इस बार के डेटा पॉइंट में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस से तो दिखी है। और इसी वजह से आप जो नए घरों की बिक्री के जो आंकड़े थे, और ये लैग के साथ है, बात हर बार होती है, जो बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट है इसका इम्पैक्ट न्यू होम सेल्स पर, होम सेल्स डेटा पर एक लाख के साथ आएगा, और अब वो दिखना शुरू हुआ है। अनुमान जो था वो 6.95 लाख का था, लेकिन 6.75 लाख आया। तो ये कमजोर होता हुआ डेटा है, ये थोड़ा वीक है। और दूसरी बड़ी चिंता तो है, अब डॉलर इंडेक्स 106 के पास है। यहां से बड़ा कंसर्न जरूर है ग्लोबली बाजार, सारी हमारी इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, इंडियन मार्केट इकोनॉमी के लिए ऑफ कोर्स। और बॉन्ड यील्ड हमारी उन्हीं लेवल्स के आसपास 4.5 के पास, और एक कंप्लीटली रिस्क ऑफ ट्रेड दिख रहा है कल। और इनफैक्ट ये पूरा हफ्ता अगर आप देखें तो यूएस मार्केट्स के लिए बेहद खराब प्रदर्शन रहा है। 3.5% तक की गिरावट आपने इस वीक में देखी है इंडेक्स पर। और उसके अलावा जो दूसरे बड़े इंडिकेटर्स हैं, डॉलर इंडेक्स, वहां से कोई रिस्पाइट नहीं है, क्रूड 94 के पास है, और बॉन्ड यील्ड आपकी 4.5% के पास बनी हुई है। तो ये सारी चीजें हैं जो इस वक्त ग्लोबल मार्केट से तो आपको मैक्रो रीजन से तो बाजार पर, इंडियन मार्केट्स पर दबाव बना रही है। लेकिन इंडियन मार्केट्स को भी समझते हैं, क्योंकि इंडियन हमें लगातार एफआईज की सेलिंग देखने को मिल रही है। कल भी आपने देखा 600-700 करोड़ की सेलिंग दिखी, लेकिन सेलेक्ट पॉकेट्स में बहुत फास्ट चर्निंग हो रही है क्लियरली यहाँ पर अभिषेक। क्योंकि अगर आप डोमेस्टिक मार्केट्स को देखें, कल हमने ऑटो पैक को, पूरे ऑटो पैक को अच्छे रिवाइवल मूड में देखा। एनर्जी पैक तो चल ही रहा है, जो बड़े हैवी वेट्स हैं उनसे पार्टिसिपेशन नहीं आ रही। रिलायंस की बात अभी हो रही थी, बैंक्स फिर से थोड़े से, लार्ज कैप बैंक्स थोड़े से सबड्यूट से दिखाई दिए कल भी। इनफैक्ट थोड़ा दबाव बैंक्स की और फाइनेंस की तरफ से ही दिखा। तो सेटअप ओवरऑल जो है क्लियरली लीडरशिप पोजीशन अभी कहीं से दिख ही नहीं रही है इंडियन मार्केट्स में। प्रियंका, बिल्कुल देखिए आप सही कह रहे हैं कि 6 दिन में तकरीबन 17,000 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग कैश मार्केट में एफआईज की तरफ से आ गई है। और कल का सत्र ना बहुत ही टाइट रेंज में निफ्टी ने कारोबार किया। बमुश्किल 60 अंकों की रेंज रही, और बिल्कुल रेंज के बीचों बीच ये ट्रेड करता हुआ दिखा। हालांकि जिन एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे हैं उनका यही कहना है कि अब कहीं ना कहीं जो सपोर्ट लेवल है, जो मजबूत, जिसको कि हम कह सकते हैं रॉक बॉटम जो सपोर्ट है, 19,500 का है, 19,550 के आसपास वाला जो एरिया है, वहां पर सपोर्ट बाजार के लिए दिख रहा है। और कल के सत्र में हमने देखा भी, कल के सत्र में भी और उसके पहले के सत्र में भी 19,600 के सपोर्ट को हमने होल्ड किया। और गिफ्ट निफ्टी से भी यही संकेत मिल रहे हैं कि शायद ये सपोर्ट अभी होल्ड हो। हालांकि अब कल एक्सपायरी है, आज एक्सपायरी से ठीक पहले वाला दिन है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि अच्छा रोल ओवर्स कहां पर अच्छे होते हैं। और दूसरी चीज ये होगी कि कहीं ना कहीं अब एक्टिविटी बाजार में बढ़ती हुई दिखाई देगी। और कल के सत्र में हमने देखा कि अगर ऑटो स्टॉक्स को अगर आप किनारे कर दीजिए, तो बाजार में जो पूरा का पूरा जो माहौल था थोड़ा सा लैकलस्टर ही था। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी कुछ खास नहीं था, वो भी हमने देखा था कि थोड़े से ना बेयर्स के पक्ष में था। आयशर, हीरोमोटो, बजाज ऑटो, ये तमाम शेयर कल बाजार को सहारा देने काम कर रहे थे। अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात कर लें तो उसमें आईटी शेयर थोड़े से कमजोर हो रहे हैं। और हमने देखा कि बैंकिंग में जो प्राइवेट बैंकिंग के जो दिग्गज हैं, इंडसइंड बैंक की बात कर लें या फिर कोटक बैंक की, वो कमजोर रहे हैं। लेकिन जब तक आईसीआईसीआई बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक, जब तक इनसे बड़ा वाला सपोर्ट नहीं आता है, जब तक रिलायंस ठीक से नहीं चलता है, कल के सत्र में हमने रिलायंस के शेयर में थोड़ी सी स्थिरता देखी।
5 दिन से हम लगातार प्रेशर देख रहे थे, कल थोड़े से स्थिरता के संकेत हमने देखे, लेकिन शायद आज भी मूड थोड़ा सा खराब हो सकता है, क्योंकि जो जीआरएम की जो आंकड़े आए हैं वो 19 जुलाई के बाद के सबसे निचले स्तर पर हैं। $6.5 के आसपास के जीआरएम आ गए हैं, जो कि $9 से ऊपर के हुआ करते थे। तो जो भी रिफाइनिंग वाली जो कंपनियां हैं वो फोकस में निश्चित तौर पर रहेंगी। हालांकि $2350 के आसपास के भाव हैं रिलायंस के। तो देखना होगा कि बाजार में आज किस तरह के मूव्स होते हैं। 19,650 के आसपास है, 700 के ऊपर जाकर क्या आज हम कारोबार करेंगे या फिर 600 के स्तर को बचाने की जद्दोजहद होगी, यह बड़ा सवाल होगा। लेकिन इस सवाल के साथ हम जरा वायदा बाजार के आंकड़ों को भी जोड़ लेते हैं और डिम्पी से समझते हैं कि आंकड़े क्या कह रहे हैं। ये तो सारी कहानी हो गई, लेकिन डेटा की अपनी स्टोरी होती है, वो डिम्पी बताएंगे। डिम्पी बताइए। अभी कोई स्टोरी नहीं बता रहा एक्चुअली, ना तो तेजी बता रहा है, मंदी बता रहा है। कल भी प्रियंका को याद होगा, हमने कहा था कि आप बोर हो जाएंगे देखते देखते इंडेक्सेस को, और आप बोर हो गए। तो हो सकता है आज भी कुछ वैसे ही मार्केट हो। एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है ना, प्रॉब्लम मार्केट सिर्फ एब्जॉर्ब करने के मूड में है। यह हमने कल वर्ड इस्तेमाल भी किया था आपके सामने कि मार्केट सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहा है, सिर्फ चीज़ों को देख रहा है, रिएक्ट नहीं कर रहा। अगर रिएक्शन देना हो तो $106 का हो गया ना डॉलर इंडेक्स, आप रिएक्शन दीजिए। आप क्यों तोड़ नहीं रहे सपोर्ट को? और अगर एफआईज की होल्डिंग कम हो गई है 50% से 48% आई है, क्यों नहीं तोड़ रहे फिर आप सपोर्ट को? आपके पास अगर बेस नहीं है तो फिर क्यों नहीं तोड़ रहे हैं आप सपोर्ट को? इसका मतलब मार्केट के पास थोड़ा सेलिंग प्रेशर आने के बाद ये बेस अपने आप में मजबूत बेस है, इसलिए सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। फिर चल क्यों नहीं रहा? जो 3 चीज़ें मैंने गिनवाई हैं यही मेन कल्प्रेट है। बेस नहीं है, एफआईज नहीं है, और साथ ही साथ ग्लोबल के जो मैक्रो डाटा है वो आपके सपोर्ट नहीं कर रहे। तो कुल मिला के मार्केट इन दोनों के बीच में जद्दोजहद कर रहा है, लड़ रहा है, फाइट कर रहा है। 2 दिन का लेसन ये है कि मार्केट ने अपना सपोर्ट को बचाया, 2 दिन का लेसन ये है कि मार्केट ने मेरे रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ा। अब आपको जैसा समझना आप वैसे समझ सकते हैं। कम से कम आज का सेशन भी लग रहा है कि मार्केट इसी चीज़ में निकाल देगा। आज एक अच्छी चीज़ कुल मिला के ये हो रही है कि शायद मेरे को लगता है कि जो इस पहला आज ओपनिंग का अगर डिप मिलता है, जिसके चांसेस मेरे को थोड़ा कम लग रहे हैं, अगर मिल जाए किसी वजह से, तो एक बार रिलायंस और 2-4 बड़े शेयरों को चेक कर लेना। अगर ये गिरावट एक्सटेंड नहीं होती ना तो आज फिर से निफ्टी अपने आप को बचा लेगा। और आप हमने अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट भी निकाला हुआ है। हमने ना अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट भी चेक किया था कि एक्चुअली में चलो ठीक है, जो सितंबर में हो रहा है सो हो रहा है। अगले महीने के कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है, वहाँ पर भी अगर देखेंगे तो वहाँ पर फ्रेश शॉर्टिंग है बाकायदा। तो जो रोल भी हो रहा है ना वो एक्साइटमेंट नहीं है। तो चौथा पॉइंट आप ये भी जोड़ सकते हैं अपने अंदर कि रोल ओवर के अंदर भी एक्साइटमेंट नहीं है। तो एक्साइटमेंट लाए कहाँ से? एफआईज नहीं है, बेस नहीं है, रोल ओवर नहीं है, मैक्रोस डाटा पॉजिटिव नहीं है, एक्साइटमेंट की कमी है मार्केट के अंदर। बस ये प्रॉब्लम है। वो एक्साइटमेंट जब तक आएगी नहीं, जब तक लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे। 19,800 याद रखिएगा, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। 45,000 जब तक बैंक निफ्टी पार नहीं करेगा शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। ये तीनों लेवल्स आपको, दोनों लेवल्स आपको याद रखने हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप पीसीआर के हिसाब से देखिए, ये कुल मिला के आपके फेवर में है। बस थोड़ा हम टिके हुए हैं, फेयर टू ओवरसोल्ड वैल्यू में है, ये आपके फेवर में आ रहा है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त करूंगा, प्रार्थना करूंगा, आप ऑप्शंस में काम करें। इंट्राडे करना वैसे तो करना ही नहीं, फ्यूचर लेना तो टाइट स्टॉप लॉस लगाना, शॉर्ट करना टाइट स्टॉप लॉस लगाना। ये निफ्टी और मोटा मोटी बैंक निफ्टी का हाल एक साथ हमने आपके सामने रख दिया। ठीक है तो डिम्पी क्या मान के चलें कि 44,600 के आसपास से निफ्टी बैंक है, और कल के सत्र में हमने देखा कि एचडीएफसी बैंक से थोड़ा सा सपोर्ट आता हुआ दिखा, और एचडीएफसी बैंक से अगर थोड़ा भी सपोर्ट आता है ना तो पॉइंट के लिहाज से वो ठीक ठाक हो जाता है। हालांकि अभी भी आईसीआईसीआई बैंक से उतना सपोर्ट नहीं है। हमने देखा कि बाकी प्राइवेट बैंकिंग स्पेस के भी शेयर गिर रहे थे। तो जब तक निफ्टी बैंक नहीं चलेगा, निफ्टी नहीं चलेगा। और आपकी जो थियरी है ना कि मतलब जो लेवल्स आप मेंशन कर रहे थे, शायद बिल्कुल वैसा होता है बाजार में दिखे भी। देखिए एचडीएफसी की वेटेजेस में कोई दो राय नहीं है। क्या सिर्फ एचडीएफसी की ही वेटेज है कि दूसरे शेयर सुस्त रहेंगे? तो मेरा ऐसा मानना है जब तक आपको जंक्शन नहीं मिलेगा, पूरा 3-4 शेयरों का कॉम्बो नहीं मिलेगा, तब तक आप इस रेंज से बाहर नहीं आ पाएंगे। देखिए धक्का लगा के गाड़ी को चलाना अलग बात है, गाड़ी को अपने आप से मोमेंटम देना अपने अलग बात है। तो आप धक्का लगा के निफ्टी को हो सकता है किसी वजह से ऊपर ले आए थोड़ा बहुत, लेकिन बैंक निफ्टी तब तक नहीं चलेगा, यानी कि अपने मोमेंटम के साथ नहीं आएगा जब तक 45,000 पार नहीं करेगा। 45,800 को 300 को भी देख सकते हो। तो दोनों के लिए ओपन रखो, माइंड प्रिपेयर करो। एक और चीज़ मैं सिर्फ नोटिस करा दूं, क्योंकि एक्सपायरी है तो इसलिए मैं थोड़ा समय भी ज़्यादा ले रहा हूं बोलने के लिए। 30,000 करोड़ रुपए की ऑप्शंस में सेलिंग आई है। ये अच्छे साइन नहीं है कि एक्सपायरी के ठीक पहले आपको 30,000 करोड़ का माइनस फिगर आ जाए इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर। और टिपिकली हिस्टोरिकली मैंने आपको बताया कि जब कैश और फ्यूचर्स का ऑप्शंस
दोनों एक साथ बिकेगा ना कॉम्बो के अंदर, तब तक बाजार चलना थोड़ा मुश्किल लगता है। इसलिए मैं आज रिक्वेस्ट कर सकता हूं, भगवान से भी प्रार्थना कर सकता हूं कि बाजार आज सपोर्ट फिर से बचा लेना। सपोर्ट बच गए तब भी आप जीत जाओगे, ये कम से कम मैं बैंक निफ्टी के बारे में बोल सकता हूं। और सपोर्ट क्या है, 44,500 300, ये दोनों अहम सपोर्ट है। 500, 44,300 और 44,000 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इन्हें इस वक्त बचाना बहुत जरूरी है। लेकिन दो स्टॉक्स जिन पर नजर होनी चाहिए, डिम्पी। देखिए, पहला शेयर ना मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, कल वाला ही शेयर हुआ है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। वजह है, दो वजह है मेरी ये शेयर लेने की। पहली वजह, एक तो शेयर नहीं मिल रहे, बहुत साफ है, यहाँ इसमें कोई शर्म नहीं है मेरे को बताने में कि मेरे को शेयर्स नहीं मिल रहे हैं, बता कि यहाँ पे आपको मोमेंटम जहाँ पे दिया जाए। और जो शेयर पक्के वाले हैं ना, वो अपना पावर को दिखा रहे हैं, अपने आप को रोक के। आप कल बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को देखेंगे ना, तो इसने 2550 के ऊपर फिर से क्लोजिंग दी है। कल हमने जुबलेंट भी दिया था, वो तो बकायदा हरे निशान में बंद हुआ था, इन स्पाइट ऑफ दिस की मार्केट के अंदर वीकनेस और साइडवेज था। तो इसलिए मैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को रोल ओवर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेरे को F&O एक्सपायरी का शेयर लगता है, ऑटोस के अंदर अच्छा रोल ओवर आया, एंसिलरीज के अंदर मोमेंटम आएगी, खास कोई बड़ी दिक्कत नहीं चल रही है, इसलिए मेरे को ये शेयर अभी भी ठीक लग रहा है। और मैं इसको आज फिर से कैरी कर रहा हूँ, और कुछ नहीं, सिर्फ कैरी कर रहा हूँ, क्योंकि कल इस शेयर के अंदर भी कुछ नहीं हुआ। दूसरा शेयर जो मैंने आज नोटिस किया है, उसका चार्ट भी आपको दिखा देता हूँ, वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। ये कंपनी है, इस पे थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। वजह आपको पता है, 1-2 दिन पहले खबर आ गई थी मार्केट के अंदर की कुछ सरकार सब्सिडी वाली योजना लेके आ सकती है। इन कंपनीज को सीधा नुकसान तो होगा नहीं, क्योंकि जो घाटा होगा वो सरकार पे कर देगी। तो हाउसिंग का अगर बढ़ेगा, स्केल बढ़ेगा, तो इनका बिजनेस बढ़ेगा। LIC हाउसिंग का चार्ट मेरी स्क्रीन पर यहाँ पे नोटिस किया है, अगर मैं डायरेक्टर साहब बोलूँगा एक बार लेके आएंगे। उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा। हमने 2 लाइन ड्रॉ की हुई हैं, एक लाइन सपोर्ट के, एक लाइन रेजिस्टेंस के, बिल्कुल बीचों बीच चल रहे हैं। तो आपको इस शेयर के अंदर काम कैसे करना है, डिप मिले तब प्लस करना, रेजिस्टेंस आए वहाँ पे शॉर्ट कर देना। ये 2 लाइंस जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये यही वाला इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो अपनी स्क्रीन पर आप इस समय देखेंगे। बस इन दोनों लाइंस के बीच में ये शेयर ट्रेड कर रहा है। डिप मिल जाए ना, प्लस कर लेना, और ऊपर जाके उस लाइन को हिट करे, आप बेच देना। ये बहुत बेसिक सा है, इसलिए LIC हाउसिंग में छोटा प्रॉफिट। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के अंदर रोल ओवर और अगली सीरीज का वन ऑफ द बेस्ट शेयर जाने वाला है। उस बेसिस से हमने दोनों शेयर आपके सामने रखे हैं। यार अब अक्टूबर सीरीज की करनी भी चाहिए, तो बालकृष्ण और LIC हाउसिंग आपके 2 स्टॉक्स यहाँ ले रहे हैं। ठीक है डिम्पी, चले बढ़ते हैं आगे। और अब आज के लेवल्स हमारे एक्सपर्ट्स क्या देख रहे हैं उनसे समझते हैं। हमारे पैनल पर हमारे साथ कुणाल परार, जतिन गेडिया, संतोष मीना और सुमित मूलचंदानी सारे हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए एक बार सबसे पहले लेवल समझ लेते हैं। कुणाल से शुरुआत करते हैं। कुणाल, मॉर्निंग। क्योंकि ऑफ कोर्स लॉन्ग शॉट रेशो कम हो रही है और आप बार बार लगातार देख रहे हैं एक नैरो रेंज में बाजार, और सपोर्ट बचाने की बात हो रही है। डिम्पी तो कई क्रूशियल लेवल्स सपोर्ट के बैंक निफ्टी पर भी बता रहे थे हमें, और रेजिस्टेंस तो हैं ही दोनों इंडेक्स पर। ट्रेड करें कैसे? क्या आज भी एक रेंज बाउंड सेशन देखने को मिल सकता है? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी एंड बाकी के पैनलिस्ट एंड एंकर्स को। अभी निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो एक अच्छा खासा फॉल करेक्शन हमें देखने को मिल गया है टॉप से। एंड अभी अगर मैं आर्ली चार्ट की बात करूं तो आर्ली चार्ट पे पिछले 2 दिन से अगर निफ्टी की चाल देखने जाए ना, तो काफी अच्छे खासे सपोर्ट पे ट्रेड हो रहा है निफ्टी। 200 आर्ली मूविंग एवरेज जिसका जो सपोर्ट आ रहा है वो 19,650 का है। आप देख सकते हो कि 19,650 के अराउंड ही निफ्टी की जो मोमेंटम है, फ्यूचर निफ्टी की जो मोमेंटम है, वो वहां उसी लेवल पे ट्रेड कर रही है। इतना ही नहीं, अगर मैं पिछले चार्ट देखने जाऊंगा तो कहीं ना कहीं 19,600 का एक अच्छा खासा सपोर्ट भी है, जो एज अ पहले रेजिस्टेंस फेस किया था। उसका ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली है। तो मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि 19,600 में अभी मल्टीपल सपोर्ट आ रहा है। अगर ये सपोर्ट अगर टिक जाता है टेक्निकली, तो यहाँ से अच्छे बाउंस देखने को मिल सकते हैं। बाउंस में पहला सपोर्ट जो हमें देखने को मिल सकता है 19,780 है। जैसे ही 19,780 ब्रेक होता है, हमें एक वन वे रैली में हमें 20,000 तक के भी लेवल निफ्टी दिखाने में सक्षम है। तो व्यू पॉजिटिव साइड का ही लेके चलेंगे, क्योंकि 200 आर्ली मूविंग एवरेज का काफी अच्छा सपोर्ट है 19,660 पे। हम सेफर साइड 19,600 लेके चलते हैं। ऊपर में 19,780 एक इंटरमीडिएट हर्डल है, जैसे ये क्रॉस करेगा 20,000 तक के भी लेवल हमें निफ्टी दिखा सकता है। सामने साइड से अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी अगर देखने जाए ना, तो नीचे में 44,400 का सपोर्ट है। क्योंकि अगर मैं पहले भी बात करूं तो 6 सितंबर को भी देखने जाए ना, तो 44,500 के अराउंड का सपोर्ट लेके हमें ऊपर में 46,300 के लेवल देखने को मिले हैं।
तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि 44,400 का सपोर्ट काफी अच्छा है। एंड अगर मैं पिछले चार्ट पे भी देखने जाऊँ तो से समवेयर अराउंड जून में भी इसी लेवल का रेजिस्टेंस फेस किया था। तो दोनों इंडेक्स में हम बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। बैंक निफ्टी में 44,400 के लेवल से ऊपर के लेवल की बात करूं तो अगर ये सपोर्ट ले लेता है तो ऊपर में 45,000 का पहला लेवल है जो बैंक निफ्टी दिखा सकता है। और जैसा ही ये लेवल क्रॉस करता है, जो दो गैप बैंक निफ्टी ने बनाई है वो दोनों गैप मीन टाइम में बैंक निफ्टी कवर कर सकता है। पहला गैप 45,500 का है और दूसरा गैप 46,000 का है। यानी हम कह सकते हैं कि 46,000 तक के लेवल भी बैंक निफ्टी हमें दिखा सकता है। ठीक है, तो 46,000 भी दिखेगा, लेकिन शर्त यह है कि 45,000 पार होगा, तब पार होगा नहीं होगा, सबसे बड़ा सवाल यह है। और यही चीज़ डिम्पी भी आपके लिए हाईलाइट कर रहे थे। और निफ्टी के लिए जो अब यहाँ से जो क्रूशियल लेवल बनेगा वो है 19,800 का। अगर उसके पार निकलेगा तो जाके मतलब तब तक ये रेंज वाला है 19,600 से 800, इसके बीच में ही आपको इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो निफ्टी के, बैंक निफ्टी के और तमाम संकेतों बहुत चर्चा कर ली है। और अब आपको ये जानना है कि आज शेयर कौन से ट्रेड कर रहे हैं। फटाफट अपने मेहमानों को अब जोड़ लेते हैं और उनसे समझते हैं कि आपके लिए आज मौके कहां पर बनेंगे। संतोष जी, शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए आज की आपके ट्रेडिंग कॉल्स। जी अभिषेक, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मेरे दो स्टॉक्स है और बाय सेल का कॉम्बिनेशन है, जिससे मार्केट में थोड़ा कंफ्यूजन बना हुआ बिकॉज ऑफ द ग्लोबल क्यूज। सो जो सेल साइड है मेरा बाटा इंडिया है। इस स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक में एक कल ब्रेकडाउन देखने को मिला। स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसला है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 1620 के नीचे क्लोजिंग दी है। तो चांसेस है कि शायद ये अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को टेस्ट करने जा सकता है, तो यहाँ पर सेल करना चाहिए। ऊपर में 1625 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1580 रुपये का टारगेट रहेगा। बाइंग साइड मेरा मैप माई इंडिया है। इस स्टॉक की बात करें तो काफी अच्छे मोमेंटम है। स्टॉक एक हल्के पुल बैक के बाद एक क्लासिकल फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है और कल की जो क्लोजिंग आई है वो 20 डे मूविंग एवरेज के साथ आई है, वो भी अच्छे वॉल्यूम और एक बड़ी ग्रीन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के साथ आई है। तो लग रहा है कि शायद स्टॉक में एक फ्रेश मोमेंटम बनता दिखेगा और स्टॉक शायद और के लेवल दिखा सकता है। 1850 का इमीडिएट टारगेट नजर आता है, 1750 का स्टॉप लॉस रहेगा। क्या मैप माई इंडिया आपकी लिस्ट के अंदर है, ये इंटरेस्टिंग शेयर आपने बताया, इस पर ज़रूर हम ध्यान रखेंगे। मैप माई इंडिया आज सुबह भी 7 बजे के कार्यक्रम में, 7:30 बजे के कार्यक्रम में एक किसी एनालिस्ट ने दिया था, पूजा जब शो कर रही थी तो तब मैंने एक प्लेट देखी, तब उसमें दिखा था। मैप माई इंडिया ज़रूर नोटिस करने वाला शेयर है, ये ज़रूर संतोष सर हम आपका शेयर ध्यान रखेंगे। जतिन सर गुड मॉर्निंग, आपके शेयर्स कौन से हैं सर आज के? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमारा जो शेर खान रिसर्च टीम का व्यू है कि निफ्टी एक सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, तो हम बाय साइड के ट्रेड्स ही लेना चाहेंगे। जो फर्स्ट मेरा बाय पिक होगा वो हीरो मोटोकॉर्प होगा। कल के ट्रेडिंग सेशन में देखा है कि 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल पे आके एक बुलिश कैंडल बना है कल के ट्रेडिंग सेशन में। हमें लगता है कि डाउनसाइड जो है वो इसमें हो चुकी है और हम एक्सपेक्ट कर एक नई रैली ऑन दी अपसाइड एक स्टार्ट कर सकता है। तो हीरो मोटोकॉर्प हमारी पहली पिक होगी। हम टारगेट्स 3098 के लेके चल रहे हैं और इसमें स्टॉप लॉस 3000 का लगाना होगा। जो दूसरी हमारी पिक है वो जुबिलेंट फूडवर्क्स ही है। जुबिलेंट फूडवर्क्स एक शार्प रनअप के बाद पिछले 2 वीक से कंसोलिडेशन रेंज में था। वो रेंज अभी मेरे को लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगी। तो जुबिलेंट फूडवर्क्स बाय करके चलने होंगे और टारगेट होगा 560 का। ये दो स्टॉप्स रहेंगे आपके बिल्कुल। और देख भी रहे मोटो पैक से तो अच्छी मूव है और जुबिलेंट फूड भी आप देखें तो कहीं ना कहीं चलना शुरू है। जुबिलेंट फूड आई थिंक इसी हफ्ते डिम्पी ने भी मॉर्निंग में अपने 2 स्टॉक्स में लिया है। तो ठीक है, ये स्टॉक्स तो आपकी तरफ से हुए। सुमित की भी स्टॉक्स ऐड करते हैं। सुमित बताएं आपके आज के ट्रेडिंग आइडियाज। हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो बिल्कुल मैं भी जतिन के साथ ही जाना चाहूंगा। जो पहला स्टॉक रहेगा वो हीरो मोटोकॉर्प ही रहेगा। देखिए, हीरो मोटोकॉर्प को अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जब ट्रैक कर रहे हैं, सो टाइप ऑफ डबल बॉटम जो इसका एक प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था 3000 से लेके 2960, ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है और 2 बार यहीं से बाउंस हुआ है। और कल के सेशन का जो क्लोजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे भी लग रहा है कि यहाँ पे आप बाय साइड मोमेंटम देख सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 2965 का फॉर द टारगेट ऑफ 3120 एंड 3177। जो दूसरा स्टॉक है वो है कोलपाल। देखिए, कोलपाल में अगर आप ड्रॉ करेंगे तो एक टाइप ऑफ फ्लैग एंड पोल ब्रेकआउट आया हुआ है ऑन द डेली बेसिस और कल के सेशन में भी काफी अच्छा एक एफएमसीजी सेक्टर्स ने भी स्टेबिलिटी दिखाई थी।
तो लग रहा है कि ये अच्छा कैंडिडेट रहेगा। यहाँ पे टारगेट मेंटेन कीजिए 2176 का एंड 2215 का, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए कल के लो का 1998। ठीक है। कोलगेट, हम देख रहे थे कि कोलगेट के शेयर में अच्छी तेजी बनी हुई है और कंजम्पशन वाले शेयर थोड़े से फ्लेवर में अब ही रहे हैं। ये सुमित जी की कॉल हो गई। कुणाल, आपके लिस्ट में कौन से शेयर हैं? आपके पास भी कॉम्बिनेशन है एक बाई एक सेल का, या फिर दोनों के दोनों खरीदारी वाले शेयर ही आज है? वेल दोनों के दोनों खरीदारी वाले ही शेयर है, जिस हिसाब से एक बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन फिलहाल हम मार्केट में कर रहे हैं। पहला जो स्टॉक है आई थिंक सबका फेवरेट है मार्केट में, बजाज फाइनेंस। एक काफी अच्छी मोमेंटम हमें देखने को मिली है, ब्रेकआउट भी स्टॉक में देखने को मिला है। 7,860 के अराउंड स्टॉक का क्लोजिंग है। 7,400 के एसएल से हम बाय करेंगे। टारगेट की बात करें तो एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें यहाँ पे बजाज फाइनेंस में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। पहला टारगेट जो हमें देखने को मिल सकता है 8,205 का है, 8205। एंड अगर ये भी ब्रेक करता है तो अल्टीमेट टारगेट 8,780 का भी ये स्टॉक दिखाने में सक्षम है। यानी आप कह सकते हो कि 12% का भी रिटर्न ये स्टॉक हमें मिन टाइम में दिखा सकता है। बजाज फाइनेंस यहाँ से बाय करेंगे। और दूसरा जो स्टॉक है वो जेंसर टेक्नोलॉजी से 47 के अराउंड का क्लोजिंग है, बाय करके चलने की सलाह है, ये भी 505 के एसएल के साथ। टारगेट की बात करें तो 579 पहला टारगेट है। एंड ये जैसे ही क्रॉस करता है 631 का दूसरा अल्टीमेट टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है। यानी आप कह सकते हो कि 14 to 15% का भी रिटर्न ये स्टॉक हमें देने में सक्षम है। तो बजाज फाइनेंस और जेंसर टेक ये दोनों यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, ठीक है। तो चारों एक्सपर्ट्स की आपने ट्रेडिंग कॉल नोटिस कर ली। आम राय ये बनी है कि सपोर्ट बेस है मार्केट का, इसलिए बाय कॉल्स आ रही हैं। अच्छी बात इन ट्रेडिंग कॉल्स में ये है कि सिर्फ 2 कैश के शेयर हैं, फ्यूचर्स के ज़्यादातर शेयर हैं। तीसरी अच्छी बात है कि काफ़ी सारे शेयर कॉमन भी हैं, जैसे हीरो मोटोकॉर्प कॉमन है ज़्यादातर एक्सपर्ट्स के बीच में। तो ये एक अच्छा साइन बता रहा है कि मार्केट को सभी लोग एक जैसा ही रीड कर रहे हैं और उनको भी वही सब चीज़ नज़र आ रही है। ये डाइवर्जन या मतभेद नहीं है बाजार के अंदर। आगे बढ़ते हैं कुछ खबरों वाले शेयर्स बताने के लिए। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको करते हैं कनेक्ट। शरद, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के स्टॉक्स इन न्यूज़। गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स रिलायंस फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी अपनी इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ा सकती है, लगभग $600 मिलियन कर सकती है रिलायंस रिटेल वेंचर्स में। ऑलरेडी 2020 में उन्होंने 1.2% स्टेक की जो है खरीदारी की थी। दूसरा ग्रुप ऑफ स्टॉक फोकस में रहेगा एसबीआई कार्ड्स। यहाँ पे अगस्त क्रेडिट कार्ड के जो डेटा आए हैं वहाँ पे उनमें 1.3% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला और जो स्पेंड्स है उसमें भी बढ़ोतरी देखने मिली, यानी कि पॉजिटिव डेटा आ रही है। एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो और सारे ओएमसी स्टॉक्स में नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल सकते हैं, क्योंकि सिंगापुर के जो जीआरएम्स होती है, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स, वो जो है उनके मार्जिन्स गिर गई है, $6.7 हो गई है। जो पहले था एक दिन पहले वो $9.3 का था। अब वोल्टाम ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे प्रमोटर ने 12.5% स्टेक यानी कि लगभग 562 करोड़ का शेयर्स वैल्यू की बिकवाली की थी। अब्जॉर्प्शन में बड़े नाम आए हैं, कोटक म्यूचुअल फंड, नॉर्डिया, ग्लोबल फंड जैसे बायर्स आए हैं। एचएलई ग्लासकोट में डीएसपी म्यूचुअल फंड ने 3.5% स्टेक की एक्विजिशन की है। श्याम मेटालिक्स भी फोकस में रहेगा, जहां पे पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है, क्योंकि कंपनी ने एनर्जी सेक्टर में जो स्टोरेज की सेगमेंट है वहां पे एंट्री की है। वहां पे वो बैटरी ग्रेड एल्युमिनियम फॉयल की जो है प्रोडक्शन करने वाले हैं। प्रताप स्नैक्स को जीएसटी अथॉरिटी द्वारा सर्च और सीजर उन्होंने किया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बेंगलुरु में। सुजलॉन एनर्जी में पॉजिटिव डेवलपमेंट आ रही है। सबसे पहला है कि क्रिसिल ने अपग्रेड कर दिया है उनकी रेटिंग्स को, अब वो 2 नॉचेस माने 2 गुना बढ़ा दिया है, अब जो है कर दिया है BBB+ पे और पॉजिटिव लुक है। इसके अलावा दिलीप सांघवी जो वन ऑफ द शेयर होल्डर्स थे, लगभग 23% स्टेक की एक्विजिशन उन्होंने पहले किया था सुजलॉन में, उन्होंने शेयर एग्रीमेंट टर्मिनेट कर दिए। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो इन्वेस्टर जो है बने रहेंगे कंपनी के साथ। किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स ने जो है लार्ज नए रेंज निकाले हैं एनर्जी कंप्लायंट जेनसेट्स और प्रोडक्ट्स को लेकर, तो इसको ज़रूर फोकस में रखिएगा। और आखिर में डीसीएम श्रीराम, जहाँ पे उन्होंने यूपीसी जो कैपेसिटी है कोटा प्लांट में, उनको जो है ऑलमोस्ट 43% का ग्रोथ दिया है। ठीक है, ऑल राइट, थैंक्स ये सारे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके लाने के लिए, इन पर जुड़ी हुई न्यूज़ आइडेंटिफाई करके लाने के लिए। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं, पॉसिबल ट्रेड्स हम डिस्कस करते हैं शरद इनमें से। लेकिन एक बार आज की बड़ी ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स भी ले आते हैं, वमाक्षी ने कंपाइल की है, आइए उनसे बात करते हैं। वमाक्षी, मॉर्निंग, बताएं आज की रिपोर्ट्स।
जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम मारुति सुजुकी के साथ। डैम कैपिटल की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और लार्जली हाईलाइट कर रहे हैं कि डीलर्स काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कंपनी के डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर। एसयूवी पोर्टफोलियो में काफ़ी मजबूत डिमांड नजर आ रही है और इसी के चलते आउट परफॉर्मेंस ड्राइव हो सकती है। कंपनी ने इनफैक्ट ऑलरेडी अपनी टॉप पोजीशन बना ली है यूवी सेगमेंट में। तो ऑल इन ऑल डैम कैपिटल की तरफ से मारुति सुजुकी पर खरीदारी की राय आ रही है और उन्होंने अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है। मेट्रो ब्रांड्स पर स्पार्क का कहना है कि वो अपना कोर कारोबार ग्रो कर रहे हैं, वो एडिशनल ग्रोथ भी अनलॉक कर रहे हैं। क्रॉक्स के चलते रिटर्न रेशियोज भी काफ़ी मजबूत नजर आ रहे हैं, जिसके स्पार्क ने मेट्रो ब्रांड्स पर ऐड की राय के साथ कवरेज शुरू की है। इसके अलावा टाटा कम्युनिकेशंस पर सीएलएसए का कहना है कि कलेरा की ग्रोथ के चलते करीब 9 से 16% का अपग्रेड नजर आ रहा है। उनके डेटा रेवेन्यू में ओवरऑल काफ़ी कंपेलिंग एंटरप्राइज डेटा बिजनेस प्ले है ये। तो इसी के चलते सीएलएसए ने टाटा कम्युनिकेशंस पर अपनी आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा ही, मगर अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है 2045 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। एसबीआई कार्ड्स पर मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि इंडस्ट्री स्पेंडिंग ग्रोथ करीब 32% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है अगस्त के महीने में, और एसबीआई कार्ड्स की जो ग्रोथ है वो इससे ज़्यादा फास्ट रही है। मगर अगर हम मंथ ऑन मंथ बेसिस पर अगर हम देखें तो ग्रोथ मार्जिनली स्लोअर नज़र आ रही है। तो इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने एसबीआई कार्ड्स पर अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है। एचडीएफसी बैंक पर जेफरीज का कहना है कि कंपनी करीब 17% कैगर अर्निंग्स ग्रोथ पोस्ट कर सकती है अगले 3 साल में, और ये ग्लोबल बैंक्स के ग्रोथ के मुकाबले काफ़ी हाई है। रीसेंट करेक्शन के बाद वैल्यूएशंस भी आकर्षक नजर आ रहे हैं, जिसके चलते जेफरीज ने एचडीएफसी बैंक पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। और आखिर में हम फोकस करेंगे आईटी सेक्टर पर। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि काफ़ी मजबूत आउटलुक नजर आ रहा है FY25 के रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर। मार्जिन सुधर रहे हैं और डबल डिजिट ईपीएस ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस है, जिसके चलते वैल्यूएशंस अफ्लोट रह सकते हैं। ऑल इन ऑल उन्होंने सीएन पर अपनी राय को अपग्रेड किया है ईपीएस अपग्रेड के एक्सपेक्टेशंस के चलते, और उन्होंने टेक महिंद्रा पर अपनी राय को डाउनग्रेड किया है क्योंकि उन्हें डाउनसाइड रिस्क नजर आते हैं ईपीएस के लिए। उन्होंने ओवरऑल अपनी ओवरवेट की राय बरकरार रखी है एचसीएल टेक, इन्फोसिस और एलटीआई माइंट्री पर। अंडरवेट की राय को बरकरार रखा है विप्रो, टाटा एलेक्सी और एलटीटीएस पर, और इक्वल वेट की राय को बरकरार रखा है एम्फोसिस और टीसीएस पर। वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। आईटी पे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मॉर्गन स्टैनली ने जो FY25 के लिए जो रेवेन्यू ग्रोथ की जो बात की है, वहाँ पर अपना आउटलुक बढ़ाया है। हालांकि कुछ स्टॉक्स को डाउनग्रेड जरूर किया है, वो तो डिफरेंट सेक्टर्स को जो केटर करते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग रिपोर्ट मॉर्गन स्टैनली की। आईटी पर इसे डिस्कस करेंगे। मारुति पर लगातार ये तीसरी रिपोर्ट है। 10,000 तक के टारगेट्स मारुति पर रिपोर्ट्स बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स दे रही हैं, और तमाम दूसरे स्टॉक जहां फेस्टिव चीयर दिख रही है। इन सबको आके डिस्कस करते हैं। पार्थिव शाह भी हमारे साथ बन गए आज बाजार पर एक फंडामेंटल नजरिया देने के लिए। एक और मेहमान को शामिल कर लेते हैं, जरा बाजार की दिशा थोड़ी सी और समझ लेते हैं। उसके बाद जो तमाम शेयर्स हैं ना, उस पर भी हम चर्चा करेंगे और बिल्कुल आपके लिए सटीक राय लेंगे। आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स हो ही गई हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं ट्रैककॉम स्टॉक ब्रोकर्स के पार्थिव शाह भी। पार्थिव सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। सर, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे, देखिए बाजार में बिल्कुल अब एक रेंज में है। ऊपर से 2.5-3% निफ्टी नीचे आ गया है, 3.5-4% बैंक निफ्टी नीचे आ गया है। हम देख रहे हैं कि एफआईआईज की जो सेलिंग है थोड़ी सी इंटेंस हो रही है। लगातार 6 दिन हो गई, 17,000 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग आ गई। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 106 का डॉलर इंडेक्स हो गया। आप ये बताइए कि आपको ये जो आंकड़े हैं ना, ये कितने चिंतित कर रहे हैं? क्या इसको लेकर टेंशन में रहना चाहिए? और यहां से बाजार की दिशा आप क्या देख रहे हैं? क्या ये ब्रीदर बाजार ले रहा है? क्या 19,600 तक जो भी नेगेटिविटी थी वो खत्म हो जाएगी और यहां से फिर से तेजी होगी? गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि जैसे हम हमेशा मानते हैं कि ग्लोबली वर्ल्ड इज कनेक्टेड, और उसमें जो ग्लोबल मैक्रोस है जहाँ पे हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि यूएस बॉन्ड की जो यील्ड्स है वो काफी एलिवेटेड रही है। हमेशा बाजार ये देखता है कि एफएमसी मीट में क्या जाके आता है, एंड द एक्सपेक्टेशन जो मार्केट को रहता है, स्पेशली एट अ पॉइंट इन टाइम जहाँ पे ग्लोबल लेवल्स पे मार्केट्स ऐसे नहीं है कि बहुत बड़े डिस्काउंट पे चल रहे हैं। वैल्यूएशन की कॉल ले तो वैल्यूएशन की लिहाज से दे आर प्राइस टू परफेक्शन। ऐसे में अगर एफएमसी की मीट के बाद ये नतीजा आता है कि अभी भी इन्फ्लेशन स्टिकी है, हम लोग आगे जाते एक और 25 बेसिस पॉइंट्स हाइक कर सकते हैं, जिससे वहां की जो बॉन्ड यील्ड्स है वो एलिवेटेड रहती है। तो उससे मुझे लगता है कि ग्लोबल लेवल पे संकेत इतना पॉजिटिव नहीं है। और वो मीटिंग के बाद हमने देखा है कि एफआईआईज ने काफी चालू कर दी है हमारे मार्केट्स में भी, नॉट ओनली इन आवर मार्केट्स बट एंटायर द इमर्जिंग मार्केट बास्केट।
और यूएस में भी हम लोग ने एक करेक्शन आते हुए देखा है। अभी डोमेस्टिक मैक्रोस की मैं बात करूं और डोमेस्टिक माइक्रोस की मैं बात करूं तो यहाँ पे फंडामेंटली थिंग्स आर गुड, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम रैली देखें इन टर्म्स ऑफ द मिड कैप, स्मॉल कैप्स और इवन सिलेक्ट लार्ज कैप्स में, तो यहाँ पे काफी ऐसे वैल्यूएशंस है और हमेशा हम वैल्यूएशंस की जब बात करते हैं तब 5 साल के वैल्यूएशन की एवरेज देखते हैं। तो हर एक वैल्यूएशंस वो 5 साल की एवरेज से 20-30% प्रीमियम पे चल रहे हैं और ये प्रीमियम तभी जस्टिफाइड है जब अर्निंग्स मोमेंटम बरकरार रहे। तो अर्निंग्स मोमेंटम में अभी तक की जो भी कमेंट्रीज आई है उसमें कोई दो राय नहीं है, अर्निंग्स मोमेंटम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, काफी लिक्विडिटी ऑन द साइडलाइंस, काफी अगर हम म्यूचुअल फंड्स की भी बात करें तो काफी म्यूचुअल फंड्स आर आल्सो सिटिंग ऑन कैश। सो हमारा ऐसा मानना है कि हमारे मार्केट में अगर कोई भी करेक्शन आता है तो इन्वेस्टर शुड नॉट वेट फॉर अ वेरी बिग फॉल और वेरी बिग डिप। 5% करेक्शन आया, आपके जो फेवरेट स्टॉक्स है उसमें 10-15% करेक्शन आया, जस्ट गो एंड बाय एंड बिल्ड योर पोर्टफोलियो, बिकॉज ये हम लोग एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल बुल मार्केट में यहाँ पे इंटरमिटेंट करेक्शंस आते रहेंगे, लेकिन बहुत साइडलाइन पे ना बैठे वेटिंग फॉर करेक्शंस, उसमें हम देखते हैं कि हमेशा इन्वेस्टर्स अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट अब आपके शेयरों पर जरा सलाह लेते हैं और शुरुआत करेंगे रिलायंस के साथ ही। इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से खबर आई है कि अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी रिलायंस रिटेल वेंचर में $600 मिलियन निवेश करने पर विचार कर रहा है। तो रिटेल कारोबार को लेकर लगातार जो बड़े निवेशक हैं उनका रुझान बना हुआ है। हालांकि शेयर रेंज में है, लेकिन चूंकि रिटेल का जो वैल्यू है रिलायंस के शेयर में वो तकरीबन 39% के आसपास का आता है, इसलिए ये अहम हो जाता है और इस पर हम राय भी लेंगे। लेकिन एक बार टेक्निकल व्यू लेंगे। ये तो खबर तो आ गई, लेकिन शेयर क्या यहाँ से किस तरह की चाल दिखेगा इसको समझते हैं। सुमित, रिलायंस 2350 का है और कल थोड़े से संकेत मिले हैं कि शायद अब ये संभल जाएगा 5 दिनों की सेल ऑफ के बाद। एक नेगेटिव खबर जरूर है जीआरएम वाली, लेकिन ये खबर पॉजिटिव ज्यादा है। आप ही बताइए कि रिलायंस का शेयर यहां से आपको कैसा दिख रहा है अब? लास्ट वीक ही हमारा ये डिस्कस हुआ था और सेम लेवल्स का हमने टारगेट भी दिया हुआ था। तो यहाँ पे लग रहा है, आप देखिए लोअर टाइम फ्रेम में जब आप देखेंगे तो एक स्टेबिलिटी लग रही है। तो मैं वेट करूंगा लेवल्स की। अब यहाँ पे कल और परसों का जो लोएस्ट लेवल है 2335 का, अगर ब्रेक हो रहा है तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 30 से 40 पॉइंट्स का और फॉल आ सकता है। तो न्यू लॉन्ग पोजीशंस के लिए मैं अभी भी थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा, क्योंकि एक डेली मोमेंटम में अभी भी मुझे कोई एक पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं मिल रहा। सो अपर साइड में अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 2380 विल बी द लेवल आई विल बी वॉचिंग। तो जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं हो रही, मैं एक फ्रेश पोजीशन इनिशिएट नहीं करना चाहूंगा। ओके, ठीक है, वेट करना भी चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, ये बड़े शेयर हैं, जब ये चलेंगे तो फिर मार्केट का मूड और माहौल भी हिलाएंगे ये, तो इसलिए वेट एंड वॉच करके ही रिलायंस पे कॉल लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक शेयर है एसबीआई कार्ड्स। जरा इसके बारे में एक टेक्निकल व्यू ले लेते हैं। खबर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी कि इनका जो कार्ड्स का बिजनेस है मंथ ऑन मंथ करीब 1.3% यानी कि 1.25% के आसपास बढ़ा है। ये बात चेक करेंगे। जतिन, आप एसबीआई कार्ड्स? हाँ, देखिए एसबीआई कार्ड्स की अगर जो मैं बात करूँ तो वो एक नेगेटिव साइन बता रहा है। अपने 200 डे मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट था अराउंड 810, उसको तोड़ के नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है। तो मेरे को लगता है कि इसमें ये जो न्यूज़ फ्लो है वो कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड थी, और मेरे को लगता है कि ये थोड़ा सा और डाउनसाइड की तरफ स्लिप हो सकता है अराउंड 756। 756 एक 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल है। तो वहां जाके हमें देखना होगा कि कोई बुलिश डेवलपमेंट होता है कि नहीं। करंट जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। आई थिंक आज भी अगर जो एक गैप अप आता है या तो फिर पॉजिटिव न्यूज़ के कारण हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखता है, तो लेकिन मेरे को लगता है वो सोल्ड इनटू हो जाएगा, और मेरे को लगता है कि 756 तक ये ड्रिफ्ट हो सकता है नीचे की तरफ। आपको ये वीक लग रहा है, ठीक है। इस शेयर को नोटिस हम करके रखेंगे। शेयर का टेक्निकल सेटअप वीक है। खबर 1.25% कार्ड की ग्रोथ की आई है, तो अगर आप ट्रेड से बचना चाहें जहाँ पे थोड़ा सेंस ऑफ कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप लीव भी कर सकते हैं। पार्थिव जी, एक मेरे को शेयर के बारे में पता करना है। शेयर क्या, एक पूरी थीम के बारे में पता करना है। ये जीएसटी के बैक टू बैक नोटिस गए, 11,000 करोड़ एक कंपनी को, 24,000 करोड़ दूसरी कंपनी को। आज खबर ये है कि प्रताप स्नैक्स में भी जीएसटी अथॉरिटी ने कुछ सर्च कंडक्ट किया इनके बेंगलुरु वाली साइट के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि जीएसटी ठीक कर रहे हैं, मैं इस पे भी नहीं जाऊंगा कि इससे कॉर्पोरेट माहौल ख़राब होता है। मैं इस पे जाऊंगा कि इसमें इन्वेस्टर्स को इसको किस तरह से लेना चाहिए। बहुत सारे लोग लेना चाहते होंगे, बहुत सारे लोगों ने शेयर्स ले रखा होगा,
तो इस खबर की वेटेज, इम्पोर्टेंस इसको किस तरह से दें? देखिए डिम्पी जी, सबसे पहले मैं गेमिंग सेक्टर एज अ सेक्टर की बात करूंगा। ये सेक्टर पे जब जीएसटी का नोटिफिकेशन आया था कि जो जीएसटी करने में आया था, तो उस टाइम पे हमने देखा था कि काफी शेयर्स में एक मैसिव करेक्शन आया था। केस इन पॉइंट बीइंग समथिंग लाइक डेल्टा कॉर्प है, नजारा है। नजारा में तो बाद में एक बिग टिकट इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट भी किया था, उससे थोड़ा सेंटिमेंट सुधरा था। लेकिन ये बहुत बड़ा ओवरहैंग है ये पर्टिकुलर सेक्टर में, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट आई थिंक इज नॉट इन अ मूड टू गिव अ लॉट ऑफ इम्पेटस टू दिस सेक्टर, बिकॉज नॉट ओनली ये सेक्टर में ग्रोथ है, जॉब क्रिएशन है, लेकिन शायद ये भी एक थोड़ी थॉट प्रोसेस हो सकती है कि ये जो सेक्टर है वो आगे जाते यूथ को डिवर्ट करता है इन टर्म्स ऑफ द रॉन्गर प्लेसेस। तो उस लिहाज से आई थिंक ये सेक्टर पे हम लोग काफी टाइम से नेगेटिव है, और बिकॉज इतना वॉलेटाइल सेक्टर है, इतना डिसरप्टिव सेक्टर है, हम ये अवॉइड ही करेंगे। ओवरऑल जीएसटी की इम्पैक्ट की बात करें अन्य मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे अपने प्रताप स्नैक्स की, सी यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि यही डिस्टिंग्विश करता है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द कंपनीज। अर्ली डेज है, प्रताप स्नैक्स डेफिनेटली आई थिंक उन्होंने काफी कॉपरेट करने की बात की है, और उनके भी ऑडिटर्स है, बिग टिकट ऑडिटर्स है, तो ऑडिटर्स ऐसे ही साइन नहीं करते रिपोर्ट। तो ये आई थिंक चैलेंज होगा, हमने पास्ट में भी देखा है, लेकिन सेंटिमेंटली इसको आई थिंक वी शुड नॉट पेंट दिस पर्टिकुलर रीजन विद ऑल द कंपनीज विद द सेम ब्रश, बिकॉज क्या होता है कि काफी कंपनीज है जो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करती है, और कुछ कंपनीज में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो दिस विल डिस्टिंग्विश द गुड कंपनीज फ्रॉम द बैड वंस। तो आई थिंक मुझे लगता है इससे सेंटिमेंटली इतना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। राइट, वॉच करेंगे आज प्रताप स्नैक्स कैसे रिएक्ट करता है। इससे पहले मामला क्योंकि डेल्टा कॉर्प का था, वहाँ हमने देखा 16-17% की गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। यहाँ पर अभी ये इनिशियल सिर्फ एलिगेशंस है, लेट्स सी वहाँ तो इन्वेजन नोटिसेस आए हैं, तो देखना होगा कि किस तरह से मूव आज प्रताप स्नैक्स में मूव आउट होती है। लेकिन कुछ और रिपोर्ट और जो स्टॉक्स हमारी रिसर्च टीम बता के गई है उसमें से पॉसिबल ट्रेड्स ढूंढते हैं, और एक पूरा पैक जहाँ मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट्स हैं, और वो है IT पैक। टारगेट्स कई सारी कंपनियों के, कई सारे बड़े नेम्स के टारगेट बढ़ाए हैं। इनफैक्ट पार्थिव, क्योंकि ये बात हो रही है कि अब शायद Q2 जो आएगा कमेंट्री बेहतर होगी IT कंपनियों की, और उन्होंने तो क्लियरली कहा FY25 के लिए जो ग्रोथ की रेवेन्यू जो रेवेन्यू आउटलुक है वो बेटर दिख रही है, और टारगेट प्राइस बढ़ाने का मतलब ये आप देखें तो IT स्टॉक्स अब गिरना भी बंद हो चुके हैं। यहाँ से अब क्या एक डिफरेंट व्यू, थोड़ा सा जो अब भी वेट एंड वॉच मोड में रहते थे, क्या उनके लिए एक आई ओपनर है? IT स्टॉक्स में अब एक चाल शुरू हो गई है और ये मोमेंटम सस्टेन रह सकता है। आप कैसे देख रहे हैं नंबर्स पर, क्या आपका एक्सपेक्टेशन है Q2 के IT स्टॉक्स के? देखिए प्रियंका, अगर आप देखें तो IT स्टॉक्स ऑलरेडी काइंड ऑफ बॉटम हो चुके हैं। मिड कैप स्मॉल कैप के IT कंपनीज जो है वो स्टार्टिंग में जब ये नेगेटिव हेडविंड्स आए थे मैक्रो की, और काफी जो डील पाइपलाइन थी वो डिफर्ड होने की बात हो रही थी, तब ऑलरेडी ये सेक्टर में 30 to 40% और कुछ कंपनीज में तो इवन ज्यादा करेक्शन देख चुके थे। उसके बाद आई थिंक कमेंट्री ये थी कि लॉन्ग टर्म तो स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग स्टोरी है, लेकिन बिकॉज जो ग्लोबल मैक्रोस है, हायर यील्ड्स है, उसके वजह से आई थिंक काफी जो क्लाइंट्स है जिनको डेफिनेटली कैपेक्स करना है, वो लोग कैपेक्स डिफर कर रहे थे, जिसके वजह से शायद इस साल का जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू है वो काइंड ऑफ लो सिंगल डिजिट्स में हो। अभी हम वापस देख रहे हैं कि काफी कंपनीज ने पिछले क्वार्टर में उनकी कमेंट्री बताई है कि इट इज वेरी मच डील सिलेक्टिव। काफी कंपनीज की टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो काफी स्ट्रॉन्ग और तगड़ी है। इट इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन तो एक नहीं तो 1-2 क्वार्टर के बाद ये आना ही है। तो उस लिहाज से हमने देखा कि ये जो पॉकेट है, स्पेशली एट अ पॉइंट इन टाइम जहाँ पे मार्केट में बहुत सारे सेक्टर्स काइंड ऑफ ओवर वैल्यूड है, तो IT एक डिफेंसिव बेट बन जाता है। बिकॉज ग्लोबल मैक्रोस की भी अगर मैं कमेंट्री करूँ तो INR इज हेडिंग टुवर्ड्स वीकनेस, बिकॉज हमने देखा है कि US में यील्ड स्ट्रॉन्ग हो रही है और ग्लोबल लेवल पे इन्फ्लेशन एक बड़ी है। तो डेफिनेटली IT बिकम्स अ सेफ हेवन। काफी फंड फ्लो हमने देखा है कि IT सेक्टर में गया है। मार्केट फॉरवर्ड डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म पे काम करता है। 6-8 महीने के जो पॉजिटिव न्यूज है वो काइंड ऑफ फैक्टरिंग होने का चालू करता है। तो अभी भी हमें लग रहा है कि IT इज अ वेरी गुड सेक्टर, और इन्वेस्टर्स को IT सेक्टर प्ले करने के लिए लार्ज कैप IT में से TCS जैसे नेम, इन्फोसिस जैसे नेम पोर्टफोलियो में समावेश करने चाहिए। और मिड कैप की मैं बात करूं तो देयर आर वेरी गुड क्वालिटी नेम्स लाइक टाटा एलेक्सी, जो लॉन्ग टर्म के लिहाज से हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे जाता अगर टाटा टेक्नोलॉजीज का IPO आता है तो कौन से वैल्यूएशन पे आता है वो लिहाज से हम देखेंगे, और लेकिन वहां पे भी लॉन्ग टर्म की सलाह। बड़ी मूव के बाद अब काफी ब्रीदर ले भी चुका है स्टॉक।
मिड कैप में तो इनफैक्ट परसिस्टेंट जैसे कुफोर्ड जैसे स्टॉक्स में अच्छी मूव रही है, लेकिन टाटा एलेक्सी थोड़ा सा बीदर लेकर चल रहा है, लेकिन अब आपको यहाँ पर अच्छे स्टॉक से दिख रहे हैं। कल भी इनफैक्ट आप देखें तो आईटी इतना बुरा नहीं गिरा, लास्ट आवर में भी आपको थोड़ी सी रेजिलेंस आईटी स्टॉक्स में दिखी भी थी। क्या आज आईटी स्टॉक्स पर ट्रेड लेंगे आप संतोष? आज रडार पर होंगे? ये बड़ी अच्छी रिपोर्ट, पॉजिटिव रिपोर्ट भी है, रीजन भी है, और एक ऐसा स्पेस जहाँ पर ऑलरेडी अच्छे खासे वैल्यूएशन हो चुके हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी फेवरेबल है। ट्रेड होंगे क्या यहाँ पर? जी प्रियंका, थोड़ा सा डाइकोटॉमी है। अगर हम ग्लोबल सिचुएशन को देखें तो जैसे नैस्डैक में यूएस बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है तो जनरली नेगेटिव माना जाता है, बट हमारे आईटी स्टॉक्स गिरने को तैयार नहीं है। और आज मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, पॉजिटिव रिपोर्ट, तो हो सकता है यहाँ आज एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिले। तो टेक्निकली मुझे टीसीएस काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें एक ब्रेकआउट आया था 3560 के रेजिस्टेंस का, और कल वहीं एक डिप दे के वापस रिकवरी दी और कल डेज हाई के आसपास बंद हुआ। तो मुझे लगता है आज यहाँ पर फॉलो अप बाइंग देखने को मिल सकती है। तो टीसीएस में खरीदारी करना चाहिए। नीचे आपका 3560 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 3640 का पहला टारगेट रहेगा। 3640 क्रॉस करता है तो ऊपर में हमको आने वाले दिनों में 3700 3750 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इस आपके रडार पर होगा जैसे आप यहाँ पर आज देखना चाहते हैं, टेक्निकली भी ब्रेकआउट दिख रहा है आपको। लेकिन अब क्योंकि फेस्टिव सीजन इसके अब आपको ट्रिगर्स भी दिखने लगा है, रिपोर्ट्स में भी, स्टॉक्स की मूवमेंट में भी, और कल हमने देखा ज्वेलरी में अच्छी मूव है। टाइटन में आपको मूव दिख रही है। कल्याण ज्वेलर्स तो 6% की तेजी के साथ कल बंद हुआ, और इनफैक्ट अब देखिए मेट्रो ब्रांड पर भी जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है, स्पार्क की रिपोर्ट है, तो क्या इस वक्त कंज्यूमर ब्रांड्स और स्पेशली ये जो ज्वेलरी ब्रांड्स है, रिटेल ब्रांड्स में अच्छी मूव है? ये स्पेस रडार पे होना चाहिए। ज्वेलरी काउंटर्स पर ही चले एक बार समझ लेते हैं। कल्याण ज्वेलर हो, टाइटन हो, सेंको गोल्ड हो फॉर दैट मैटर, इनमें क्या एक ट्रेड आज के लिए लेंगे आप सुमित? जो रेडार पे था वो कल्याण ज्वेलर्स ही है। देखिए अपने एक 50 डे मूविंग एवरेज से ही कल उसने अपना एक बाउंस बैक दिया है और काफी अच्छी कैंडल फॉर्मेशन हुई है, वॉल्यूम भी है, तो बिल्कुल अपने एक प्रीवियस रेजिस्टेंस से ही बाउंस बैक दे रहा है। तो यहाँ पे आप एक फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं और आप यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 203 का। हमें लग रहा है कि ये पिछला जो अपना हाई है वो वहां तक फिर भी जा सकता है, लेकिन जो टाइम पीरियड रहेगा वो करीबन 1 से 2 महीने का रहेगा। तो स्लो एंड स्टडी आप यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं। कल्याण ज्वेलर्स पर ये व्यू, लेकिन फटाफट जरा वेदांता पर एक आप व्यू दीजिए संतोष, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये शेयर ऑलरेडी 52 हफ्ते के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है, और कल एक खबर आई है कि इनकी जो पेरेंट कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज, उसको एक झटका लगा है, रेटिंग डाउनग्रेड हुआ है, CAA2 से घटकर CAA1 कर दिया है, और डेट रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर थोड़े से कंसर्न्स जताए हैं। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि वेदांता ने जब से NCD इशू का ऐलान किया है तब से ये शेयर प्रेशर में है। 225 रुपए के नीचे भी आप डाउनसाइड देख रहे हैं क्या, और किसी के पास है तो वो क्या करें? जी अभिषेक जी, फंडामेंटली इसके लिए पेरेंट कंपनी एक पॉइंट बना रहेगा, और टेक्निकली भी देखें तो स्टॉक काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है, ब्रेकडाउन देखने को मिला है। लग रहा है कि इसने जो जुलाई 2022 में जो लो लगाया था करीबन 207 रुपए के आसपास का, वो रीटेस्ट होते हुए नजर आएगा। तो 225 के नीचे शायद ये ट्रेड करते हुए नजर आएगा, और 207 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो किसी ऑलरेडी है तो ठीक है, स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, तो 207 तक का और वेट कीजिए, वहां पर सपोर्ट लेता है तो फिर से रिव्यू करिएगा। लेकिन फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है। मुझे लगता है मेटल स्टॉक्स में कोई और पॉकेट ढूंढना है तो आप JSW स्टील जैसे काउंटर पर फोकस कर सकते हो, वेदांता को अवॉइड कीजिए। ठीक है, वेदांता अवॉइड है, लेकिन एक और शेयर आज फोकस में रहेगा, और हम देख रहे हैं कि लगातार फोकस में जब से EV को लेकर फोकस बढ़ा है, लगातार गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं, कंपनियां अपने इनोवेशंस भी कर रही हैं। एक्साइड पारंपरिक बैटरी बनाने के साथ साथ अब ये कंपनी जो है लिथियम आयन और एडवांस केमिस्ट्री सेल्स में भी तेजी से पैठ बढ़ा रही है, और कंपनी चीन की कंपनी स्वॉल्ट 6 गीगावाट की लिथियम आयन बैटरी प्लांट लगा रही है। कंपनी क्या लिथियम आयन बैटरी में भी अपना दबदबा कायम रख पाएगी? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं स्कूल ऑफ इंट्रिंसिक कंपाउंडिंग के इशमोहित अरोड़ा। इशमोहित, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए अब ना EV का जो कल्चर है ना वो बढ़ रहा है और वो दिख रहा है, और जो नई नई सोसाइटीज़ आ रही हैं, नए नए हाउसिंग जो कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं, वहाँ पर अब आपको साफ साफ दिख जाएगा कि किस तरह से फोकस बढ़ रहा है। अब ये चूंकि एक्साइड एक डोमिनेंट प्लेयर रही है पारंपरिक बैटरी वाले कारोबार में, आपको लगता है कि नया सेगमेंट कंपनी के लिए उतना ही आकर्षक साबित होगा, और कंपनी की क्या कोशिशें सही दिशा में आपको लग रही हैं? तो देखिए, जब हम लिथियम आयन बैटरीज की बात करते हैं तो लेड एसिड बैटरी और लिथियम आयन बैटरीज में क्या फर्क है
कि जब आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं तो उसका 1/3 कॉस्ट लिथियम आयन बैटरीज के अंदर है। फिर जब हम लेड एसिड बैटरीज की बात करते हैं तो उसमें कॉस्ट काफी कम रहती है, तो इस वजह से एक्साइड और एमेरॉन ने काफी अच्छा करा। तो अभी क्या चल रहा है कि इस टाइम पे कुछ कुछ ऑटो ओईएम्स इन हाउस ही बना रहे हैं। जैसे हम टेस्ला की बात करेंगे तो टेस्ला अपनी बैटरी खुद ही बनाता है। फिर अगर हम जो बाकी सारे जो ऑटो ओईएम्स हैं, क्योंकि कई हर किसी का इतना स्केल नहीं होगा, तो उनके लिए सेंस बनेगा कि लिथियम आयन बैटरीज बाहर से खरीदें। तो इसी को चलते एक्साइड ने एसफोल्ट के साथ एक टाई अप करा है, जो चाइनीज कंपनी है। उनका कैपेसिटी इस टाइम पे 30 गीगावाट्स का है, जो ऑलमोस्ट 60 के आसपास जा रहा है बाय 2025। एंड जो टेक्नोलॉजी का कोलैबोरेशन है वो एसफोल्ट देगी। एंड यहाँ पे इनका प्लांट पहला बैंगलोर में आ रहा है। तो पहला जो प्लांट है बेसिकली टोटल प्रोजेक्ट 12 गीगावाट्स का, पर पहला प्लांट उसका जो हाफ साइज है उसमें आ रहा है। एंड पहले प्लांट पे लगभग 4000 करोड़ का केपेक्स है। 4000 करोड़ के केपेक्स के साथ साथ तो हमें ये चीज सोचनी पड़ेगी कि इनकी यूटिलाइजेशन किस स्पीड से बढ़ती है। एंड साथ साथ हमें ये चीज भी बहुत जरूरी देखनी पड़ेगी कि जब हम 2 व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर किस स्पीड पे ईवी का जो अडॉप्शन है वो बढ़ता है। जैसे अभी फेम 3 सब्सिडी के अंदर प्रॉब्लम हो गई, तो वो सारे बॉटलनेक जरूर हो सकते हैं, बट हाँ डेफिनेटली एक थोड़ा सा दिख रहा है कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज जरूर कंपनी के पास यहाँ पे हो सकती है। तो हमें ये चीज जरूर देखनी पड़ेगी कि अगर ये 15-17% आरओई कमा पाते हैं या नहीं कमा पाते, क्योंकि जो उनका लेड एसिड बिजनेस है उसके अंदर तो 15 से 17% आरओई कमा पाते हैं। पर यहाँ पे हमें यूटिलाइजेशन लेवल, जो भी इन्वेस्टर इस वीडियो को देख रहा है, आपको यूटिलाइजेशन लेवल बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा जब इनका प्लांट 2025 के अंदर लाइव हो जाएगा। इश्मोइत, एक चीज़ आपसे पता है, सारी जब खबरें आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो इस बीच शेयर के प्राइस और इसकी वैल्यूएशन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या इसका? तो देखिए, आपको ऐसे सोचना है कि अभी एक्साइड और मैं साथ साथ एमेरॉन की भी डिस्कशन करूंगा कि एक्साइड के अंदर अभी तो ऑलमोस्ट 5-5.5 करोड़ के बैलेंस शीट पे एचडीएफसी लाइफ के शेयर्स पड़े हैं, साथ साथ कैश भी है। तो अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कोर बिजनेस आज 16 से 17,000 करोड़ के ऊपर है, जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास की है। तो टर्मिनल वैल्यू एक्सपेंशन हम एक डिस्काउंटेड कैश फ्लोज में कॉन्सेप्ट मानते हैं। अगर ये कंपनी सही में प्रूव कर पाती है कि ये लोग एक ईवी का प्रोजेक्ट लगा के लिथियम आयन सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग करके दे कैन हैव अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज, देन देयर कुड बी अ प्रोबेबिलिटी की मल्टीपल एक्सपेंड्स। बट हमें ये देखना पड़ेगा कि फर्स्ट टाइम ये टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर लग रही है कि क्या इसकी यूटिलाइजेशन रहती है, क्या इसका अप्रूवल रहता है, क्या इसका एक्सेप्टेंस रहता है, क्योंकि अभी तक तो सारे लोग चाइना से सिर्फ जो लिथियम आयन सेल्स है इंपोर्ट करके यहाँ पे बेसिकली उसकी पैकिंग कर रहे हैं। तो ये चीजें देखनी बहुत जरूरी रहेंगी। हालांकि जो इनके कंपेटिटर है एमेरॉन, उन्होंने भी प्लांट अनाउंस करा है, बट उनका प्लांट काफी कम कैपेसिटी का है, तो इनकी फर्स्ट कैपेसिटी से सिर्फ 1/3 कैपेसिटी का एमेरॉन का प्लांट आ रहा है। पर ये दो चीजें देखनी काफी जरूरी है, क्योंकि जब भी हम एक न्यू इंडस्ट्री की बात करते हैं तो न्यू इंडस्ट्री में काफी बारी टेक्नोलॉजी की चेंजेस भी बहुत होती है। जैसे मैं आपको बता दूं तो 2 तरीके की इस टाइम पे बैटरीज, मतलब इस टाइम पे 2 तरीके की बैटरी बना रहे हैं, वन इज एनसीएम एंड सेकंड वन इज एलएफपी। तो दोनों बैटरीज एक्साइड बना रही है इस टाइम पे, वेराज जब हम अमरा राजा की बात करते हैं वो सिर्फ एनसीएम बैटरीज के लिए जा रहे हैं। तो वो एक एडवांटेज भी हो सकता है एक्साइड के पास कि एक्साइड ऑलमोस्ट 4000 करोड़ का केपेक्स लगा रही है फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में 2000 करोड़ का और करेगी। बट क्या इसकी यूनिट इकोनॉमिक्स रहती है, वो देखना एक निवेशक के लिए काफी ज्यादा जरूरी होगा कि आप कॉन कॉल्स अटेंड करें, आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखें, आप बाहर देखें कि चाइना की इंडस्ट्री में क्या हुआ है। क्योंकि चाइना की इंडस्ट्री में क्या हुआ है कि एक कंपनी है कैटल करके, जो आज दुनिया की लार्जेस्ट ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरर है, उसका दुनिया में 40% मार्केट शेयर है सिर्फ बैटरी का। तो चाइना के पास एक्चुअली क्या है कि रॉ मटेरियल सोर्सिंग खुद की है। तो इंडिया में अभी ये ट्रिक थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी अगले 5-6 साल की, कि रॉ मटेरियल के लिए हम डिपेंडेंट होंगे अदर कंट्रीज पे। और वैसे भी क्योंकि लिथियम हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, मैग्नीज हो गया, ये सारी चीजें हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो क्या आपकी सप्लाई चेन सिक्योरिटी रहेगी, ये भी एक रिस्क है जो हमें देखना पड़ेगा। बट हालांकि इवन दो कंपनी काफी ज्यादा बड़ी बेट ले रही है, जो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक्साइड की बात करें तो पहले लाइफ इंश्योरेंस के अंदर एकदम ये चले गए थे, तो 10 साल इसके एकदम खराब हो गए थे। अगर आप स्टॉक चार्ट भी देखेंगे आपको दिखेगा 10 साल की कंसोलिडेशन थी, क्योंकि मार्केट को हमेशा फोकस धंधे पसंद है। मार्केट बोलती है कि एक बैटरी वाला लाइफ इंश्योरेंस में क्यों आया। तो अब कैपिटल एलोकेशन के अंदर डेफिनेटली साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट जरूर दिख रहे हैं हमें इस टाइम पे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से आपने बताया, सारा फैक्चुअल डाटा भी हमारे सामने रखा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये शेयर्स बताने के लिए। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। एक शेयर सुमित सर, आज आपने जब शेयर दे रहे थे ना हीरो मोटोकॉर्प और कोलगेट, मेरे को ऐसा लगा आपने यूफ्लेक्स क्यों नहीं दिया, आपने देखा नहीं सर? सुमित सर
आप देखेंगे एक बार जरा यूफ्लेक्स आपसे, मैं आपको जरा बता रहा हूँ कि इस शेयर को जरा जरूर चेक करना। डिम्पी जी बिल्कुल रेडार पे है, लेकिन यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस का वेट कर रहा हूँ। आप देखेंगे तो ये स्टॉक ने एक ब्रेकआउट टाइप दिया था 31 अगस्त को, लेकिन उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में आ गया था। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द लेवल ऑफ 480 टू क्रॉस एंड सस्टेन। देखिए ये स्टॉक जैसे ही 480 क्रॉस करेगा, हमें लग रहा है कि इसका नेक्स्ट टारगेट आएगा वो 580 का रहेगा, और ये स्टॉक बिल्कुल रेडार पे है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब शो में गिरीश सोनानी को भी जोड़ते हैं। आज का खास सेगमेंट मुनाफे का फंडा लेकर आया वो। मॉर्निंग गिरीश, बताएं कौन से 2 स्टॉक्स जो आप आज ऐड कर रहे हैं यहाँ हमारे व्यूअर्स को बता रहे हैं। बेसिकली ये जो स्टॉक्स हैं ये दोनों फेस्टिवल सीजन्स को बिलोंग करते हैं। स्पेशली एक तो 100% फेस्टिवल सीजन्स को लेकर ही है। मतलब टाटा मोटर्स, बेसिकली हम देख रहे हैं कि जिस तरीके का ऑटोमोबाइल्स नंबर्स आ रहे हैं एंड प्रीमियम कार्स का जो सेगमेंट तैयार हो रहा है, उस सेगमेंट्स के अंदर टाटा मोटर्स का एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। नए प्रोडक्ट लॉन्चिंग से लेकर ईवी इकोसिस्टम्स डेवलपमेंट्स को लेकर सारा प्रपोजिशन टाटा मोटर्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर निकल के आता है। 22 से 25% का टारगेट ओरिएंटेशन दिया है कंपनी ने एंड अप्रोक्सीमेटली 30% का हाइक एक्सपेक्टेशंस कर रही है अगले 3 महीने के फेस्टिवल सीजन के अंदर टाटा मोटर। तो 680 का हम लक्ष्य रख रहे हैं 3 महीने के टाइम फ्रेम। दूसरा जो स्टॉक हमने लिया है वो BEL है। बेसिकली डिफेंस ओरिएंटेड स्टॉक है, बट जिस तरीके के हम ऑलरेडी एक नए नंबर्स देख के आ रहे हैं, 5,000 करोड़ का जो ऑर्डर बुक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट ने रिलीज करा ही है एंड आगे फर्दरली जो एक्सपांशन प्लान्स हैं मैनेजमेंट्स के अंदर, जो हमने लास्ट कमेंट्रीज में भी बात करी थी इसके ऊपर, तो इस लेवल्स को हम 160 तक का लेवल देख रहे हैं। हालांकि ये लेवल बहुत हाई पे दे रहे हैं हम लोग, बट अप्रोक्सीमेटली ये लेवल स्टिल भी एस्टिमेशंस में रहेंगे, क्योंकि अगले 2 महीने की ऑर्डर बुक्स बहुत स्ट्रांगली मैनेजमेंट ने रिकमेंड करी हुई है, इसलिए हमको 160 तक का एक लक्ष्य दिखाई देता है। ठीक है, तो BEL और 3 महीने के BEL में इन्वेस्ट करने की सलाह है और टाटा मोटर्स 3 महीने के लिए वहां पर आप इन्वेस्ट करें। और ये टारगेट्स देखते हैं गिरीश सोनानी आज के 2 पोजिशनल ट्रेड्स जो हमारे लेकर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश ये दोनों स्टॉक्स और इनके पीछे के रैशनल हमें समझाने के लिए। बढ़ते हैं आगे, कुछ और स्टॉक्स को भी डिस्कस करते हैं और उनमें से एक स्टॉक है श्याम मेटालिक, क्योंकि इन्होंने अपनी एनर्जी स्टोरेज सेक्टर में अपनी एंट्री भी अनाउंस की है। पार्थिव से पूरा स्पेस समझते हैं। पार्थिव ये बहुत ही नेसेंट स्टेज पे ये पूरी स्पेस है अभी, ये जितनी भी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, और क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसमें इंटरेस्ट जरूर दिखाया है, श्याम मेटालिक यहाँ जरूर अपनी अनाउंसमेंट कर रहा है, उन्होंने कुछ छोटी शुरुआत की है, लेकिन अगर इंडिया को एक रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट अपना 500 गीगावाट का अचीव करना है तो उसको इस सेगमेंट पे ऑफकोर्स ध्यान देना होगा। अब तक NTPC, अडानी, रिलायंस, JSW इन्होंने इस स्पेस में जरूर इंटरेस्ट दिखाया, पर क्या ये न्यू एंट्रेंट्स को अभी इस स्टेज पे इनका फायदा मिलेगा? ये बिजनेस बहुत ईश्वरित ने बहुत अच्छी तरह समझा है कि स्केल का बिजनेस है, और जहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल रहेगी वहां पे ही हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग लेवरेज कीपिंग होगी और अच्छे मार्जिन कमाएंगे। बिकॉज अभी के लिए आई थिंक बहुत सारी कंपनीज ने अनाउंसमेंट की है, लेकिन अगर हम ये छोटी कंपनीज है जैसे कि एक्साइड है, श्याम है, जो अभी नए ये वेंचर पे फोरे करने की बात कर रहे हैं, उनका कंपेरिजन अगर हम रिलायंस या अडानी से करें तो रिलायंस ने जिस तरह से 4 गीगा फैक्ट्रीज बनाने की बात की, जिसमें स्टोरेज सोल्यूशन की जो गीगा फैक्ट्री है जहाँ पे कम से कम 15 से 18,000 करोड़ का कैपेक्स हो, दैट इज वन ऑफ द 4 गीगा फैक्ट्रीज। तो उस लिहाज से आई थिंक वहां पे जो स्केल रहेंगे वो प्लेयर्स के पास प्राइसिंग पावर रहेगा, सप्लाई चेन बहुत स्ट्रांग रहेगा, और ये चीज हो रही है बिकॉज हम देखने चाहिए कि PLI स्कीम में भी काफी इंसेंटिव्स मिले हैं कंपनीज को टू फोरे इनटू दिस बिजनेस, और गवर्नमेंट का मैंडेट एकदम क्लियर है कि इंडिया नीड्स टू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स है। तो जिस तरह का EV का ग्रोथ हो रहा है, हमने 2 व्हीलर में ऑलरेडी देखा है, 3 व्हीलर में भी अभी पर्कुलेट हो रहा है, और अभी हम लोग पैसेंजर व्हीकल में भी देख रहे हैं कि शानदार ग्रोथ दिख रही है। तो ये अडॉप्शन बहुत फास्टर पेस पे हो रहा है, और ये अडॉप्शन को सक्सेसफुल करने के लिए आई थिंक लिथियम आयन स्टोरेज बैटरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। तो आई थिंक आई बी लिटिल स्केप्टिकल ऑन जो छोटी कंपनीज है जो जिनका डिवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है और यहाँ पे ये लोग कैपेक्स कर रहे हैं, बिकॉज 500,000 करोड़ के कैपेक्स से मुझे नहीं लगता कि बड़ा स्केल बन पाएगा। लेकिन जो बड़ी कंपनीज है जैसे कि अदानी ग्रुप की अदानी इंटरप्राइज है जिसकी सब्सिडरी है ANIL, वहां पे भी हम लोग देख रहे हैं बड़ा कैपेक्स हो रहा है, वेदर इट इज EV whether it is green hydrogen related, रिलायंस की जो न्यू एनर्जी बिजनेस वर्टिकल है, यहाँ वहां पे हम लोग बैठ लेना चाहेंगे, बिकॉज ये कंपनीज का एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड बहुत स्ट्रांग है और उनको स्केल पे बड़ा बिजनेस करना हमेशा हमने देखा है कि बहुत अच्छी तरह से उन्होंने एग्जीक्यूट किया है।
राइट, तो ठीक है, बड़े प्लेयर्स को तो ऑफ कोर्स वॉच लिस्ट पे रखना होगा। अभी यहाँ पर छोटे प्लेयर्स को कितना फ़ायदा मिलेगा ये भी क्लियर नहीं। लेकिन एशियन गेम्स का अपडेट आप देख रहे हैं कि भारत ने अब चौथा गोल्ड मेडल भी एशियन गेम्स में जीत लिया है। तो एशियन गेम्स में तो कई सारे माइलस्टोन और कई सारे गौरव के मूवमेंट निकल कर आ ही रहे। एक और नया वो है चौथा गोल्ड भी यहाँ मिला है। ठीक है, लेकिन बढ़ेंगे आगे और जुड़ेंगे अब अंकुर के साथ, क्योंकि अंकुर हमते के खबर लाए। कई सारे स्टॉक्स हैं जो बहुत बड़े हैं। एमआरएफ 1 लाख के ऊपर का स्टॉक है, पेज इंडस्ट्री, हनीवेल ऑटोमेशन और कई सारी कंपनियां, इनके प्राइजेस बहुत बड़े हैं और इस वजह से कई बार रिटेल इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाता। लेकिन एक और ऐसी बात चल रही है और 18 हाउस स्वदेश को खास जानकारी मिली है, अंकुर लेकर आया हम तक ये, कि मार्केट रेगुलेटर सेबी जो है वो भारत में फ्रैक्शनल शेयर की पॉसिबिलिटीज पर भी विचार कर रहा है। एक बार डिटेल्स पूरी अंकुर से समझ लेते हैं। जी हाँ, सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि सेबी फ्रैक्शनल शेयर्स के मामले में सरकार से जल्द ही चर्चा कर सकती है। अब ये चर्चा इस पे होगी कि कई बार आपने देखा होगा कि जो बड़े डिनोमिनेशन के शेयर्स हैं, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर एमआरएफ, हनीवेल ऑटोमेशन, श्री सीमेंट या ऐसे जो शेयर्स हैं, उनकी कीमत इतनी ज्यादा है कि कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता है। इसलिए अगर फ्रैक्शनल शेयर आप ओन कर सकते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन इस मार्केट में बढ़ सकता है। हालांकि सेबी के बहुत सारे व्यूज हैं इसके प्रो और कॉन को लेके, मतलब चूंकि ये लिस्टेड कंपनीज पे इंपैक्ट करेगा इशू, इसलिए सेबी अपना जो केस है वो गवर्नमेंट को प्रेजेंट करने वाला है। सूत्र में यही बता रहे हैं और एक बार ये चर्चा हो जाती है उसके बाद रास्ता साफ हो सकता है कि किस तरीके से उस मुद्दे पे सरकार आगे बढ़ना चाहती है। क्योंकि हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जो अभी का सेबी एक्ट है और जो कंपनीज एक्ट है वो परमिट नहीं करता है कि किसी भी तरह से भारत में फ्रैक्शनल शेयर इशू किए जाएं। तो देखना यह होगा कि सरकार के साथ चर्चा सेबी की अगर होती है तो वहां पर क्या नतीजा निकलता है, और उसके बाद अगर पहला कदम सेबी रखता है तो फिर ये रिटेल निवेशकों के लिए आगे जाकर खबर इंपॉर्टेंट हो सकती है। लेकिन हम यहां पे दर्शकों को एकदम क्लैरिफाई कर लें कि अभी किसी भी तरीके का कोई भी स्टेप सेबी से नहीं लिया गया है फ्रैक्शनल शेयर्स पे। ये सिर्फ चर्चा है जो सरकार के साथ अभी होनी है। जी शुक्रिया अंकुर। तो जिनके जो भी एमआरएफ को देख रहे हैं, 1 लाख रुपए से ऊपर का शेयर है, हनीवेल ऑटोमेशन हो गया, 3M इंडिया हो गया या फिर पेज इंडस्ट्रीज हो गया, 30,000 40,000 रुपए वाले ये शेयर हैं, निवेश करने का मन करता है। लेकिन भाव इतने ज्यादा हैं कि रिटेल निवेशक ने किनारे ही रहते हैं कि भाई साहब 1 लाख रुपए देके एक शेयर क्यों ले। लेकिन पार्थिव सर, ये फ्रैक्शनल शेयर जरा क्या होते हैं, जरा इस पर आप एक बार बताइए। और देखिए ये भी कहा जाता है कि ऑप्शन तो हमेशा होता है कि आप स्प्लिट कर दीजिए। अगर आप 1:10 का स्प्लिट लाते हैं तो भी हमारे 10,000 का मिल जाएगा, उसी तरह से पेज हो जाएगा 5,000 रुपए का। तो वो ऑप्शन कितना फीजिबल है और फ्रैक्शनल शेयर, ये दोनों विकल्प कितने अलग हैं और ये होता क्या, जरा बता दीजिए। सर एक कॉन्ट्रेरियन व्यू देता हूँ। फंडामेंटल्स को एक बार अगर हम साइड पे रखें, आप हिस्टोरिकली देखिए इंडिया में जो भी शेयर्स 4 डिजिट के हैं, दे हैव डन फैंटास्टिकली वेल, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ देम। श्री सीमेंट्स की बात करें, एमआरएफ की बात करें, ये सब शेयर पहले 4 डिजिट के थे, अभी एमआरएफ तो 5 डिजिट हो गया है। पेज इंडस्ट्रीज वाज आल्सो 4 डिजिट्स, नाउ अगेन इट्स अ 5 डिजिट शेयर। सो अब 3M की बात करें, वो 5,000 का भाव था, आज 30,000 का प्राइस है। हनीवेल की बात करें, वो भी 2,500 3,000 का प्राइस था, आज अगेन ऑलमोस्ट इट इज एट 40,000। प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन की बात करें, आई मीन सी आई थिंक इन्वेस्टर्स शुड आल्सो नॉट वरी अबाउट द प्राइस ऑफ द शेयर। अगर वो लोग 50,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं और एक शेयर भी अगर 3M जैसी कंपनी का आता है और 3M जैसी कंपनी आने वाले 5 साल में उनका पैसा डबल या ट्रिपल करती है, तो दैट इज अ सिमिलर रिटर्न एज कम्पेयर टू जो 300 रुपए के उतने क्वांटम के वो शेयर बाय करें। सो आई थिंक ये जो फ्रैक्शन शेयर्स है, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। इंडिया अभी अगर हम देखने जाए ग्लोबल लेवल की बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो और अडॉप्ट कर रही है। हम जानते हैं कि ये फ्रैक्शनल शेयर्स इज पॉसिबल इवन इन द इंटरनेशनल मार्केट्स। तो इंडिया में आई थिंक ये अडॉप्शन आ रहा है। इट विल आल्सो हेल्प अ लॉट ऑफ पोर्टफोलियो फंड मैनेजर्स जिनको एक अलोकेशन करना है, बट काफी शेयर्स की वैल्यू की वजह से उनको अलोकेशन ईजी नहीं रहता है, बिकॉज उनके पास एक सिलेक्ट क्वांटम होता है, वेदर इट इज PMS और फंड मैनेजर्स। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा मूव है। ग्लोबल FI लेवल के इन्वेस्टर्स भी ऐसा मार्केट प्रेफर करते हैं जो ओपननेस हो और जहाँ पे फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट पॉसिबल हो। आपने राइट बताया कि स्प्लिट इज पॉसिबल, दैट इज वन वे, बट आई थिंक फ्रैक्शनल इज द वे टू गो।
पार्थिव सर, तो क्या हम ये सही कह रहे हैं अगर हम ये कह रहे हैं कि आप शेयर नहीं, शेयर के टुकड़ा, एक टुकड़े में आप निवेश कर सकते हैं, ये कहना ठीक होगा आसान भाषा में? यस एब्सोल्युटली। जैसे हम जानते हैं कि आज की तारीख में इंडियन इन्वेस्टर्स ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एप्पल का शेयर अगर खरीदना हो, $300 का अगर शेयर होता है तो फ्रैक्शनल पे खरीद सकते हैं। तो दे कैन बी ओनरशिप ऑफ 0.25% ऑफ द शेयर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये एक बड़ी खबर, देखते हैं कि इस पर फैसला कब तक होता है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये खबर है और इस पर मार्केट रेगुलेटर सेबी और सरकार के बीच में चर्चाएं होंगी, कंसल्टेशन होगी, मार्केट पार्टिसिपेंट से भी इस पर सलाह मशवरा की जाएगी और उसके बाद इसको शायद अमल में लाया जाएगा। लेकिन आज बाजार खुलने से पहले एक बार जान लेते हैं कि आज के एक्शन स्टॉक्स कौन से हैं। बाजार खुलने के बाद एक्शन कहां पर होगा, कहां पर संभावना ज्यादा है, बताने के लिए पूजा हमारे साथ हैं। पूजा, बताइए। बिल्कुल, तो MRPL, चेन्नई पेट्रो और तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो भी हैं, BPCL, IOC, HPCL जैसी कंपनियों पर नज़र रखिए। नेगेटिव असर आज देखने को मिल सकता है। सिंगापुर GRM $9.3 से घटकर $6.7 पर पहुंच चुका है, जो कि 19 जुलाई से अगर देखें तो अपने निचले स्तर पर मार्जिन के स्तर पहुंच चुके हैं। वॉल टाइम ट्रांसफार्मर, कल हमने स्टॉक में भारी गिरावट देखी थी। अब जो फंड एक्शन की जानकारी यहाँ पर निकल कर आई है, प्रमोटर्स ने 12.5% हिस्सेदारी बेची है 562 करोड़ में। इसके सामने जो बायर्स हैं उसमें कोटक म्यूचुअल फंड, मनुलाइफ ग्लोबल फंड जैसे बायर्स का नाम यहाँ पर निकल कर आ रहा है। HLE ग्लासकोट में भी कुछ फंड एक्शन हुआ है, जिसमें कि DSP म्यूचुअल फंड ने करीब 3.5% हिस्सेदारी खरीदी है कंपनी में। सुजलॉन एनर्जी में अपग्रेड आया है क्रिस्टल की तरफ से और 2 नॉचेस बढ़ा दिए हैं पॉजिटिव आउटलुक के साथ। BBB+ की रेटिंग अब यहाँ पर देख रहे हैं। और आखिर में बात करते हैं DCM श्रीराम की। कंपनी ने अपनी कोटा फैक्ट्री की जो क्षमता है उसमें करीब 40% की बढ़ोतरी की है, तो उसके चलते आज इस स्टॉक में भी एक्शन एक्सपेक्टेड है। ये स्टॉक्स हैं जो फोकस में आज रहेंगे और इनमें एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन ट्रेडर्स के लिए खुश होने का मौका है। कुश बोहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुश, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी आज की ट्रेडिंग कॉल्स। जी हाँ अभिषेक, a very good morning to you and thank you so much for that lovely introduction. Certainly brought a smile to my face. Well देखिए, अगर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करूं तो प्रेशर तो बिल्कुल दिख रहा है, बट मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे जो ये डाउनसाइड है ये शायद थम सकता है। आज अगर मान लीजिए हमें 19,600 के करीब निफ्टी मिलता है, 44 500 के नीचे तो बैंक निफ्टी खुलता हुआ नजर आ ही रहा है, शायद एक बाउंस आ सकता है। एक सिंपल सा रीजन ये है कि आवरली चार्ट्स पे दोनों में ही RSI में पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने मिला है और अगर हम ऑप्शंस डेटा देखें तो दोनों ही अपने सपोर्ट जोन के पास खुल रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहूंगा यहाँ पे। 19,500 का सपोर्ट जोन ऑन द निफ्टी और 19,900 का रेजिस्टेंस जोन, 44,500 का सपोर्ट जोन है ऑन द बैंक निफ्टी। उसके थोड़ा सा नीचे खुल रहे हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि शायद यहाँ पे एक रिबाउंड अटेम्प्ट होगा। 45,000 जो एक रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहा है, इसके आसपास अगर बैंक निफ्टी जाता है तो मैं यहाँ प्रॉफिट्स बुक कर लूंगा। अब जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, देखिए पिछले कुछ दिनों से इंडिसेस प्रेशर में रह रहे हैं, लेकिन हम मिड कैप स्मॉल कैप जो कैटेगरी है इसमें फिर से रौनक लौटती हुई हमें दिख रही है। सो इसी के चलते जो मेरे 2 पिक्स हैं आज के इसी क्षेत्र से हैं। पहला है ज्योति लैब्स। देखिए मार्केट के फॉल में स्टॉक ने कभी अपने 20 डे मूविंग एवरेज को कन्विंसिंगली ब्रेक नहीं किया, हल्का सा डिप आया था, बट कल फिर से हमने इसमें रिकवरी देखी है। तो ज्योति लैब्स को आप बाय करके चलें। यहाँ पे जो आपके लिए टारगेट्स निकल के आ रहे हैं नियर टर्म में, ये 380 और 395 के 2 टारगेट्स हैं। 335 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज GMDC। अगेन लॉजिक सेम है, यहाँ पे जो स्ट्रेंथ स्टॉक की ये कहीं भी लूज नहीं हुई थी मार्केट के फॉल में भी, बस डिप आया था जो एक अच्छा एंट्री पॉइंट प्रोवाइड कर रहा है। तो 285 और 300 के 2 टारगेट्स के लिए GMDC बाय कर सकते हैं। 265 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके ठीक है, GMDC इस पे आप ध्यान रखें। ज्योति लैब जैसे स्टॉक्स दिए हैं इस पे भी आप नज़र रख सकते हैं। आज ये सारे शेयर्स नोट करके रखिएगा, जब मार्केट के अंदर खुलेंगे तो इनका ओपनिंग ट्रेड भी कैसे चेक करना है ये भी देख लेंगे एक बार। अब जरा शरद को अपने साथ वापस जोड़ते हैं। क्या खबर है, हमारा एक सेगमेंट है वो खबर भी जान लेते हैं। शरद बताएं आप। जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाला है IRCTC और यहाँ पे जो है कंपनी ने प्रपोज किया है रेलवे मिनिस्ट्री को कि जो रेल नीर की बॉटल्स हैं उनकी प्राइस को हाई कर पाएँ। रेल नीर की बॉटल्स है वो जो पैकेज मिनरल और वाटर ड्रिंकिंग जो आप देखते हैं IRCTC में रेलवेज़ में, वही रेल नीर कहा जाता है। अब ऑफकोर्स याद रखिए जो लास्ट प्राइस हाइक देखने मिला था वो 2012 में हुआ था, यानी कि 10 साल से ज़्यादा
पहले जो है ये लास्ट प्राइस हाइक देखने मिला था। और अगर आप एक लीटर बॉटल के प्राइसेस के बारे में बात करें, जो लास्ट प्राइस हाइक 2012 में हुई थी, वहाँ पे 12 रुपये से बढ़ के 15 रुपये प्रति लीटर जो है प्राइस हाइक देखने मिला था। अब कंपनी कह रही है कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और महंगाई के कारण जो है प्राइस हाइक की जो है मांग की गई है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से। और ये जो दाम बढ़ाने की जो होती है राइट, वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ही कर सकते हैं। कंपनी लगभग 4 प्लांट्स नए सेटअप कर रहे हैं रेल नीर के लिए, जहाँ पे 3 ऑपरेशनल इसी साल हो जाएंगे। और अगर उसके ओवरऑल करंट कैपेसिटी के बारे में बात करें तो 16 रेल नीर की प्लांट्स हैं, जिनका जो कंबाइंड इंस्टॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो लगभग 15 लाख लीटर्स पर डे जो है साल में देखने मिल रहा है। जो एक्सपेंशन होगी तब ये लगभग 19 लाख लीटर प्रतिदिन का जो है इनका कैपेसिटी हो जाएगा वित्त साल 2025 के लिए। तो IRCTC को अपने रडार में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल रखेंगे, 2 वजह से रखेंगे। अभी हमने इसके डेरिवेटिव डाटा को टेक्निकल बेसिस को चेक करके बताया था कि अक्टूबर का वन ऑफ द फाइनेस्ट शेयर हो सकता है। आज हमको शरद खबर बता रही है कि उनका एक्सपेंशन प्लान है। तीसरी बात यह है कि जब रेलवे अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहा है तो उसका फूड एंड बेवरेजेस सेगमेंट भी मॉडर्नाइज हो रहा है और उसमें क्षमता विस्तार हो रहा है। और इसका सीधा बेनिफिट मोनोपोली मार्केट वाली कंपनी है IRCTC, इसको मिलेगा। रेलवे में आप किसी और दूसरे का पानी देखेंगे ही नहीं, रेल नीर ही देखेंगे अगर वो IRCTC द्वारा प्रोवाइडेड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा एक शेयर मेरे को और पता करना है क्योंकि समय कम है, मार्केट खुलने ही वाला है। तो एक बार ज़रा शेयर पता कर लेते हैं। उस लिस्ट में मेरे शेयर था सन टीवी। एक बार खुश सर, सन टीवी को चेक करोगे आप? सन टीवी जी हाँ, डीपी तो कंसोलिडेशन फेज में चला गया है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंसोलिडेशन करता हुआ दिखेगा। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन कर रहा है। मैं कहूंगा थोड़ा सा इसमें वॉचफुल 600 के ऊपर अगर जाता है, सस्टेन करता है, तब आपको इसमें मोमेंटम बिल्कुल लौटता हुआ नजर आएगा। सो यहाँ पे आप बिल्कुल इसको अपने वॉच लिस्ट में रखें ऑन पॉजिटिव साइड। बट 600 के ऊपर कोई ट्रेड इनिशिएट करें, वहां से अगर आप फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करते हैं, पहला टारगेट आपके लिए 625 का, दूसरा टारगेट 640 का निकल के आता है। और इन दैट केस जो मेरा स्टॉप लॉस में लेके चलूंगा वो 585 के करीब होगा, जिसके करीब स्टॉक ने अभी नियर टर्म सपोर्ट लिया था। सो ओवरऑल पॉजिटिव है, बट मोमेंटम आपको 600 के ऊपर ज्यादा नजर आएगा। ठीक है, सन टीवी 600 रुपए के ऊपर जाने को ये तैयार है, लेकिन बाजार खुलने में 2 मिनट के आसपास का समय रह गया। एक बार फटाफट ये जान लेते हैं कि बिग बोल्ड ब्रोकरेजेस क्या हैं, कहां पर आज एक्शन हो सकता है ब्रोकरेज रिपोर्ट के दम पर। वामाक्षी हमारे साथ हैं। वामाक्षी बताइए। जी बिल्कुल, आज का बिग बोल्ड ब्रोकरेज है AB कैपिटल यानी कि आदित्य बिरला कैपिटल पर। हम देख रहे हैं कि जेफरीज की रिपोर्ट आ रही है, इन्होंने कवरेज शुरू की है। खरीदारी की राय के साथ टारगेट प्राइस दिया है 215 रुपए प्रति शेयर का। ये हाईलाइट कर रहे हैं कि AB कैपिटल अपने प्रॉफिट्स को दुगना कर सकता है अगले 3 साल में। वाइडर नेटवर्क पर ये कैपिटलाइज कर रहे हैं और हायर क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज भी इन्हें नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट MSME लेंडिंग अपॉर्चुनिटी से कंपनी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल FY 23 से लेकर 29% EPS कैगर एक्सपेक्टेड है। वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है और इसी के चलते जेफरीज ने AB कैपिटल पर खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है। डन। AB कैपिटल ये आज की ब्रोकरेज के लिए तैयार हो जाइएगा। ये आज की बिग बोल्ड ब्रोकरेज है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि बाजार अब खुलने ही वाला है। जस्ट फटाफट से चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे पोजीशन सेटल हो रही है। एक बार जरा निफ्टी लेके आइएगा स्क्रीन पर। आप वहाँ पे देखेंगे कि 27 पॉइंट का नुकसान आपको दिखेगा, 30 पॉइंट का करीब। और सेंसेक्स में कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं, यानी कि जो सेटल प्राइसेस है उसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि 550-600 वाला सपोर्ट बरकरार है। एक एब्जॉर्ब जो कर रहा है मार्केट, वो इस चीज़ भी एब्जॉर्ब कर रहा है कि 94 का क्रूड हुआ, 106 का डॉलर इंडेक्स हुआ, लेकिन बाजार के अंदर डीप कट ओपनिंग का नहीं मिला। दूसरा पॉइंट आते हैं जरा बड़े शेयर्स के अंदर। आज लीडरशिप और लूजिंग कौन कर रहा है? सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, ONGC, 3 शेयर आज के टॉप गेनर हैं। इन सब में जो परसेंटेज है वो आधे परसेंट की है, सिर्फ सिप्ला 2% ऊपर है। इन शेयर्स को देख के ऐसा लग रहा है कि पहले 10 मिनट, अभी थोड़ा और समय देना होगा। एक तो डिफेंसिव इन नेचर के हैं, लो बीटा वाले शेयर हैं और इनमें एग्रेशन नहीं होता, वेटेज भी नहीं है। तो ये जो शेयर बढ़कर आपको दिख रहे हैं ना, आज गैप के साथ खुल रहे हैं, इसका कोई खास मीनिंग नहीं होगा। दूसरा शेयर कमज़ोर कौन कर रहा है? HDFC बैंक कर रहा है, एक्सिस बैंक करेगा, हिंडाल्को करेगा, टेक महिंद्रा करेगा। तो शुरुआत में इन सब में गिरावट करीब आधे से 0.25% की है। इसका मतलब ये है कि बाजार के अंदर कोई ऐसा बड़ा शेयर नहीं है HDFC बैंक को छोड़कर
या इन्फोसिस को छोड़कर जहां पर आप प्रेशर बनेगा। पहले 10 मिनट समय देना जरूरी होगा। एक बार देख लेते हैं सपोर्ट बन कहां पर आए। मार्केट ओपन हुआ है, 950 शेयर एडवांसेस के साथ खुले हैं, 400 शेयर है, कांटे की टक्कर होगी, 29 पॉइंट गिरावट है, 32 पॉइंट गिरावट है। बेस आज मार्केट को बनने दीजिएगा, हो सकता है अपॉर्चुनिटी मिल जाए। मैं भी ये रिक्वेस्ट करूंगा भगवान से कि आज एक स्विंग तो दे दो, कम से कम ट्रेडर्स उसमें पैसा तो कमाएं, बट उसके लिए पहले बेस बनना जरूरी है और बेस के लिए भी थोड़ा रुकना जरूरी है। अब 43 पॉइंट नीचे आ चुका है। बैंक निफ्टी के अंदर जो गिरावट है वो अपने 400, 350, 400 वाले अपने अहम एरियाज की तरफ पहुंच रही है। 150 पॉइंट की गिरावट है, इसने आज 44,500 को भी ब्रेक किया हुआ है, इसलिए इसका जो सेकंड सपोर्ट एरिया है वो 44,300 है। तो 150 पॉइंट की अभी और गुंजाइश बनती है कि हो सकता है बैंक निफ्टी नीचे चला जाए। कम से कम आप सौदा पंच करते समय ये चीज अपने माइंड में जरूर रखिएगा। अब आ जाते हैं शेयर्स पे। बढ़ने वाले शेयर्स की सूची देखेंगे तो डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, अदानी पोर्ट्स, डिविस लैब, ओएनजीसी, जो मैं आपको सुबह पहले भी गिनवा रहा था, इसमें मेरे को कोई भी ऐसा बड़ा और पक्का शेयर नहीं मिल रहा। मेरे लिए एब्सेंट है इन्फोसिस, टीसीएस एब्सेंट है रिलायंस, एचडीएफसी एब्सेंट है। तो इसलिए ये सारे शेयर अभी मेरे काम के नहीं है, बस ये सिर्फ आपको एक चर्निंग का हिस्सा है जो आपको दिख रहा होगा। अब आते हैं कमज़ोर शेयर पे कि कमज़ोरी कहाँ पे है। हिंडाल्को, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, टाटा स्टील, एसबीआई लाइफ, ये कुछ एक कमज़ोर शेयर हैं, लेकिन इन सब में भी परसेंटेज में गिरावट 1% से ज़्यादा नहीं है। मैं अपनी स्क्रीन को चेक कर रहा हूँ, उसमें से मेरे को 1% से ज़्यादा बढ़ा हुआ, 1% से ज़्यादा गिरा हुआ शेयर कोई नहीं दिख रहा। तो ये चर्निंग का पार्ट है, मार्केट थोड़ा समय लेगा, सेटल करने दीजिए। 19,600 से 550 वाली रेंज बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज हैं और वहाँ पे 44,300 सिर्फ एक और सपोर्ट एरिया है। ठीक, अब आते हैं जरा नेक्स्ट 50 पे, वहाँ की सिचुएशन इस समय क्या ओपनिंग की। कोलपाल, आज सुमित जी ने ट्रेड दिया था, कोलगेट ऊपर है, इसके अलावा नौकरी ऊपर है, एसबीआई कार्ड्स ऊपर है, इसके अलावा इंडस टावर ऊपर है और एचडीएफसी एएमसी ऊपर है। कोई भी ऐसा बड़ा शेयर नहीं दिख रहा यहाँ पर भी और वेटेज वाला शेयर नहीं दिख रहा, इसलिए आप देख रहे हैं फिर से बाजार एक बार ओपनिंग करने के बाद जस का तस वाला ठहर सा गया है। अब हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आएगा, एक बार जरा आप उसको भी नोटिस कर लीजिएगा, फिर छोटे मझोले शेयर प्रियंका आपको बता देंगे, मानो से ओपनिंग ट्रेड लेना भी शुरू करेंगे। आप जो ऊपर के तीनों शेयर देख रहे हैं ना, लाइन से लगे हुए हैं, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, डिविस लैब, ये वो शेयर हैं जो डिफेंसिव और फार्मास्यूटिकल्स के, और इस फार्मा के अंदर रोल ओवर का नंबर अच्छा आया हुआ है, हमने आपको कल भी नोटिस करवाया था, इसलिए इन सबको तवज्जो देनी चाहिए, इंपॉर्टेंस देनी चाहिए लोग जो फार्मा में काम करते हैं। लेकिन इसका मीनिंग जो है, इसका मीनिंग है कि एग्रेसिव वाले शेयर्स नीचे चले गए, जैसे बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, टाटा स्टील, इनमें टिपिकली एग्रेशन होता है, ये सब नीचे है। हीरो मोटोकॉर्प आज हमारे 2 मेहमानों की कॉल थी, लेकिन अभी उसमें मोमेंटम आया नहीं। बेस मिल जाए उसके बाद आप फिर देखेंगे मार्केट के अंदर जरूर मोमेंटम आ सकता है, ये मेरी उम्मीद है। मेरे को डाटा देख के लग नहीं रहा, बट उम्मीद जरूर मैं भी मार्केट के अंदर हूँ। ठीक है, एक बार छोटे मझोले शेयरों में किस तरह का रुझान है, किस तरह की शुरुआत हुई है, जरा इसको भी देख लेते हैं। श्रेयस शिपिंग, कल भी ये शेयर चल रहा था, आज भी 10% की तेजी पर इसमें शुरुआत हुई है। एचएलई ग्लासकोट 6% ऊपर ये शेयर खुला है और इसमें खबर ये थी कि डीएसपी म्यूचुअल फंड ने करीब 3.5% के आसपास का हिस्सा खरीदा है। इसके अलावा एसजीएस एंटरप्राइजेज में करीब 6% के आसपास की तेजी है। जुपिटर वैगन्स हम थोड़े से प्रेशर में शेयर को आते हुए देख रहे थे, आज थोड़ा सा रिकवर कर रहा है, 5% ऊपर ये शेयर है। मिडकैप आईटी में साइंट में हम 5% की तेजी पर शुरुआत देख रहे हैं। बोरोसिल रिन्यूएबल्स, टीटीके हेल्थ केयर, यहाँ पर भी 5% के आसपास की तेजी है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सेंचुरी प्लाई वाले स्टॉक्स, टाइल्स वाले स्टॉक्स, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिन्यूड इंटरेस्ट आ रहा है इन्वेस्टर्स का, वहाँ पर 3.5% के आसपास की तेजी हम आज के सत्र में देख रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स, केमिकल स्टॉक्स में बॉडल केमिकल्स, वहाँ पर करीब 3% के आसपास की तेजी है। पावर इंफ्रा की बात करें तो GT&D में करीब 2-2.5% के आसपास की तेजी पर शुरुआत हो रही है। अगर हम कुछ गिरने वाले शेयरों की अगर हम लिस्ट को देखेंगे तो आज बाजार में हम देख रहे हैं कि कुछ स्टॉक्स मिड कैप में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो अगर छोटे स्टॉक्स की बात करें तो फर्स्ट सोर्स में थोड़ी सी नरमी है, 2-2.5% के आसपास की। हिंद कॉपर में 2% के आसपास की नरमी है। इसके अलावा कैडिला, M&M फाइनेंस 1 से 1.25% के आसपास की गिरावट इन शेयरों में आपको आज होते हुए दिखेगी। तो बहुत ज़्यादा एक्शन आज भी नहीं है।
और शुरुआती जो आप इंडेक्स को अगर आप देख रहे होंगे तो पिछले 3 दिन से ये पूरा का पूरा हफ्ता एक नैरो रेंज में कारोबार किया है और आज से भी संकेत वही मिल रहे हैं। प्रियंका के पास चलेंगे, प्रियंका गेस्ट से कनेक्ट करेंगे और आपके लिए ओपनिंग ट्रेड्स भी जानेंगी। ठीक है, चलिए, ये तो मार्केट्स का हाल हो गया लार्ज कैप और मिड कैप में इनिशियल एक्शन, लेकिन अब ट्रेडर्स के लिए सलाह क्या होगी? हमारे एक्सपर्ट्स कहाँ से आपके लिए ट्रेड ढूंढ के लाएंगे? एक बात करते हैं, चलिए पहले कुछ से समझते हैं, कुछ आपके ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? मेरे रेडार पे जो अभी स्टॉक आया है वो है केपीआर मिल। हमने इसको जो इसकी पिछली तेजी थी उसमें एक दो बार डिस्कस किया था। 600 के लेवल से 750 तक अच्छा खासा 800 इनफैक्ट तक अच्छा खासा मूव आया था। इसमें माइनर करेक्शन था, अब एक एंट्री पॉइंट यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है। बेस इसका बहुत ही मजबूत बनता हुआ नजर आ रहा है 730 के आसपास। तो अब यहाँ पे अगर आप एक फ्रेश पोजीशन इनिशिएट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। 770 और 795 के 2 टारगेट्स के लिए आप इसे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका ये रहेगा करीब 735 के आसपास। सो केपीआर मिल ऑन द रिबाउंड, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये आपको बिल्कुल अपने बाय साइड लिस्ट पे रखना चाहिए। केपीआर मिल, संतोष आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा इस वक्त? जी प्रियंका, सुबह सुबह आपने घूमने फिरने की बात की थी तो उसी स्पेस से एक स्टॉक है वंडरला हॉलीडेज। इस स्टॉक की बात करें तो बहुत अच्छे मोमेंटम में एक दिन के कंसोलिडेशन के बाद फिर से मोमेंटम पकड़ते हुए नजर आ रहा है। यहाँ मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक 730 रुपए तक जा सकता है। नीचे आप 685 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसमें खरीदारी कर सकते हो। सुमित जी, आपके ओपनिंग ट्रेड? मेरी नजर रहेगी मन्नापुरम फाइनेंस पे। देखिए कल के सेशन में एक कंसोलिडेशन था और आज ओपनिंग में ही ओपन लो का कैंडिडेट है और यहाँ पे न्यू हाई की तरफ जा रहा है, तो कल का हाई भी ब्रेक हो सकता है। तो 143.50 करंट मार्केट प्राइस है। आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 141 का फॉर द टारगेट ऑफ 148 एंड 153। जी, आपका शेयर कौन सा है? ओके, ठीक है, कुणाल जी बात नहीं हो पाएगी। ओके, डन। तो ज़्यादातर हमने एक्सपर्ट से ले लिए। पार्थिव, आपने वैसे तो मैं टेक्निकल नहीं पूछूंगा आपसे, लेकिन आपकी नज़र किसी शेयर पे या किसी थीम पे है फंडामेंटली जो आप चेक कर रहे हैं कि ठीक है मार्केट के बॉटम पे ये थीम वापस काम आएगी? फंडामेंटली इन टर्म्स ऑफ थीम की बात करें, स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें, तो मुझे लग रहा है कि कोलगेट पामोलिव एक ऐसा शेयर है जो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखें तो एक डिसेंट वॉल्यूम ग्रोथ था और नॉट ओनली दैट, ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन बहुत ही तगड़ा था। हमें लग रहा है कि जो मैनेजमेंट है अभी जो एक चेंज हुआ है तो वो बहुत ही अग्रेसिव है। उन्होंने यही बताया कि कोलगेट के अंदर जो पामोलिव ब्रांड है, पामोलिव ब्रांड इंडिया में अभी इतना पेनिट्रेट नहीं हुआ और नए प्रोडक्ट्स आगे जाके उनको लॉन्च करने, प्लस रूरल में भी पेनिट्रेशन अभी कम है तो वहाँ पे भी अवेयरनेस बढ़ रही है। तो मुझे लग रहा है कि अभी ये कंपनी में जिस तरह का मैनेजमेंट अग्रेशन दिख रहा है और उन्होंने काफी एड स्पेंड बढ़ाया है बिकॉज ग्रॉस मार्जिन ऑलरेडी एक्सपैंड हुआ है, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे अभी आने वाले समय में अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ दिखेगा और वैल्यू ग्रोथ बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन टर्म्स तो है ही। तो स्टॉक के वैल्यूएशन की मैं बात करूँ तो अराउंड 45 टाइम्स फॉरवर्ड मल्टीपल पे चल रहा है। एमएनसी पेडिग्री कंपनी के लिए जहाँ पे 1100 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है, डिविडेंड यील्ड अच्छा है, तो हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा स्टॉक है टू ओन इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है, कोलगेट पर ये व्यू, लेकिन आज हम देख रहे हैं बाजार में कि बैंकिंग स्टॉक से फिर से सपोर्ट नहीं है। एचडीएफसी बैंक ने कल जो सपोर्ट लिया था, थोड़ा थोड़ा वहाँ से सहारा मिला था, वो आज पूरा का पूरा गायब हो रहा है। आधे % के आसपास से कमजोरी है। इसके अलावा आईसीआईसी बैंक को आप देखिए वो भी कमजोर है, एसबीआई में कमजोरी है, एक्सिस बैंक के शेयर में कमजोरी है। तो निफ्टी बैंक फिलहाल तो अभी ऊपर जाता नहीं दिख रहा है, 170 अंकों के आसपास की गिरावट है और उसके चलते बाजार पर भी पूरा का पूरा प्रेशर आ रहा है। लेकिन फार्मा स्टॉक सहारा देने काम कर रहे हैं। आप देखिए डिवीज लैब है 2% ऊपर, निफ्टी का टॉप गेनर हो गया है। डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, सन फार्मा और हॉस्पिटल में अपोलो हॉस्पिटल से थोड़ा सा सपोर्ट है। तो फार्मा डिफेंसिव के तौर पर आज फिर से बाजार के लिए आज उभर कर आए हैं। संतोष, फार्मा में कहीं अभी ट्रेड के मौके बन रहे हैं? इनिशियल जो शुरुआत हुई उसके आधार पर? ये अभिषेक जी, आपने अभी जस्ट डिविस लैब को पॉइंट आउट किया और मेरी भी रडार पे वही है। इस स्टॉक में बहुत ही अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। स्टॉक अपने 50 और 20 डे मूविंग एवरेज के क्लस्टर से बाउंस बैक कर रहा है। लग रहा है कि जो अभी इसने रिसेंटली हाई लगाया था 3920 का, वो लेवल हमको अचीव होते नजर आएगा और यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग रैली बनते हुए दिखेगी। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग रैली डिवीज में बन सकती है, लेकिन शुरुआत खराब हुई है वेदांता की। हमने खबर आपको बताई थी कि वेदांता रिसोर्सेज जो उनकी पेरेंट कंपनी है उसका कुछ मूडीज ने डाउनग्रेड किया और उसका सीधा असर आ रहा है वेदांता पर। अब 210 रुपए का शेयर हो गया ये 52 हफ्ते के निचले स्तर पर। वेदांता को सुमित जी क्या यहां से भी शॉर्ट करना है
या फिर जिन्होंने भी तेजी करके रखा हो कि नीचे आ गया है, ठीक है, मौका बन रहा है, अब वो निकल जाए? ये सेम लेवल से स्टॉक ने बाउंस किया था इन जुलाई 22। तो आप अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम का देखेंगे तो एक बहुत बड़े सपोर्ट पे है। तो मैं फिलहाल फ्रेश एग्रेसिव शॉर्ट पे नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी शॉर्ट है तो यहाँ पे एक आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह एक बार आप यहाँ पे बने रहिए। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह मैं मेंटेन करना चाहूंगा 218 के लेवल्स को। तो 205 से 210 ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। डन। कुछ कुछ स्टॉक्स और देखे जा सकते हैं मार्केट के अंदर। एक शेयर पे मेरी नज़र है, मैं इनफैक्ट 2 दिन से सोच रहा हूँ आज बताऊँ कि आपको कल बताऊँ, कल बताऊँ कि आपको आज बताऊँ, लेकिन शेयर धीरे धीरे चल रहा है और मैं जिस चीज़ की वेट कर रहा था आज फाइनली वो हुआ है। एक बार इस शेयर का नाम है SBC एक्सपोर्ट्स, एक बार आप लेके आइए। मैंने आपको 2 शेयर बताए थे, एक सुबेक्स बताया था और एक SBC एक्सपोर्ट्स बताया था। हमने कहा था कि जिनके पास सुजलॉन और SCC है ना, एक बार अगर वो निकलना चाहे तो निकल सकते हैं। इसको अगर आप मेरी वाली स्क्रीन एक बार ज़रा दिखा सकते हैं तो मैं सुमित जी से एक क्वेश्चन पता करूंगा इसके रिगार्डिंग। ये 2 हिस्सों में चरणबद्ध तरीके से चला। पहला हिस्सा इसका तेज़ी का थोड़ा कम था, दूसरे हिस्से में फिर से साइडवेज हुआ, लेकिन अब ये सेकंड ब्रेकआउट करके ऑल टाइम हाई पे भी आ गया और इसने 200 दिनों के एवरेज का एक अच्छा बेस भी बनाया हुआ है। बाकायदा परसों तो इसमें सर्किट भी था। सुमित जी एक बार इस शेयर को ज़रा चेक करेंगे। ये अपनी प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट किया है आज और वॉल्यूम अभी जुड़ा नहीं है, वॉल्यूम शायद जुड़ जाएगा। कितना और चलने के चांसेस हैं सर? जी बिल्कुल, आप एक देखेंगे तो काफी एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया हुआ है। और डेली में अगर आप नोट करेंगे तो एक कप एंड हैंडल का भी ब्रेकआउट है। तो बिल्कुल आप वीकली वॉल्यूम चेक कर दीजिए। यहाँ पे ये वीक में करंट आप देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ ऑलमोस्ट आफ्टर 3 to 4 मंथ्स ऐसा वॉल्यूम बना है। तो बिल्कुल इसके बहुत ही अच्छे चांस है अपसाइड के लिए। करंट मार्केट प्राइस पे भी आप इसे बाय कर सकते हैं। जो पहला टारगेट मुझे यहाँ पे एक्सपेक्टेड है दैट इज अराउंड 29 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 32। ओके ठीक है, 32 तक के इसके अंदर चांसेस हैं। एक और शेयर है ग्रैनुलस इंडिया। ये टिपिकली ठीक एक्सपायरी से पहले एफएडओ बैन से बाहर चला गया। हमने इसके बारे में आपको जिक्र भी किया था, बताया भी था कि ये सीरीज़ का अच्छा शेयर बन सकता है, अब बैन में नहीं है। खुश, मैं थोड़ा आपका एक्सपीरियंस से पता करना है। ये बैन में चला, उससे पहले ब्लॉक डील्स लगी तो भी चला, अब आ रही है रोल ओवर यानी कि एक्सपायरी। अगली सीरीज में फिर से ठंडा तो नहीं हो जाएगा शेयर? इसका नेचर है ऐसा ही है, ये चल के रुक जाता है। इसका जरा वीकली और 10 दिन दिखाना, तब आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। खुश सर जरा देख के आप बताइए इसमें क्या करें। तो डिम्पी देखिए, कोई दो राय नहीं है कि आपको यहाँ पे पोजीशन जो है लॉन्ग साइड पे ही रखनी चाहिए। अगर आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो योर राइट, हो सकता है आपको थोड़े दिनों के लिए स्टॉक साइडवेज जाता हुआ नजर आए। और उसका मैं एक कारण भी बताता हूँ। बैन से तो ये निकल चुका है, लेकिन अगर आप इस महीने की एक्सपायरी जो कल है और अगर आप नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी भी देखें तो 340 का जो लेवल है इसके आसपास इसमें कॉल बेस बहुत मजबूत बना हुआ है। अब उसका प्रीमियम चल रहा है करीब 15 से 17 रुपए के आसपास। तो 340 प्लस अबाउट 15, आपको 355 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास हो सकता है स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ नजर आए, थोड़ा सा रेजिस्ट करता हुआ नजर आए। लेकिन ओवरऑल बायस जो है इसका पॉजिटिव है। अगर आप स्टॉक का जो अभी हम रिवाइवल देख रहे हैं वो भी देखें तो 20 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज में बहुत ज्यादा गैप नहीं है और स्टॉक वहीं पे सपोर्ट लेके स्लो स्टेडी बट अच्छी तरह से कह सकते हैं श्योरली रिवाइव कर रहा है। सो हो सकता है कि आपको वो मोमेंटम फिलहाल ना मिले बिकॉज ऑफ द कॉल ऑप्शन एंड बिकॉज ऑफ द डेरिवेटिव्स डेटा बीइंग सेट अप द वे इट इज राइट नाउ। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये ऊपरी लेवल्स आपको इस अक्टूबर वाली सीरीज में दिखा सकता है। और मैं इस पे 360 और 380 के जो 2 लेवल्स हैं इनके लिए बिल्कुल वॉचफुल रहूंगा। अगर मेरी बाई पोजीशन है तो मैं 360 380 के दोनों लेवल्स को एज ए टारगेट मेरा लेके चलूंगा। अब अगर मैं फ्रेश पोजीशन इनिशिएट कर रहा हूं तो मेरे पास स्टॉप लॉस यहाँ पे बड़ा क्लियर है। 320 के जो लेवल्स हैं वहां से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था तो उसको अपना सपोर्ट जोन, उसको अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। सो हो सकता है थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़े, बट इसका डायरेक्शन जो है ये अपवर्ड्स टर्न होता हुआ नजर आ रहा है। बाजार में ऐसा नहीं कि सारे डिफेंसिव में सारे के सारे फार्मा काउंटर्स चल रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जिनमें स्ट्रॉन्ग रोल ओवर था उनमें तो आपको मूव दिख रही है। और प्लस जो यूएस एक्सपोर्ट
सेंट्रिक कंपनीज है उनमें ज़्यादा आपको मूव दिख रही है। आप दिवीज लैब को देखें, आप इप्का लैब को देखें, वहाँ पर आपको मूव दिख रही है। और इनफैक्ट आप रोल ओवर के लिहाज से भी देखें तो मन्नापुरम फाइनेंस में इनमें अच्छे रोल ओवर थे, ये स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं। लेकिन इससे एक लिस्ट में फाइनेंस काउंटर्स की लिस्ट में मन्नापुरम फाइनेंस अच्छे रोल ओवर और गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी, ये एक रीज़न। और दूसरा AB कैपिटल, इसमें भी आपको अच्छी मूव दिख रहे हैं। यहाँ पे फंड इन्फ्यूजन 750 करोड़ तक के फंड इन्फ्यूजन की खबर है। इन दो स्टॉक्स में से कौन सा स्टॉक अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ से और दिखा सकता है? ये तो चलना अभी शुरू हुआ है। संतोष, आज के लिए कौन सा स्टॉक पर बेट करेंगे आप? मुझे AB कैपिटल अच्छा लगता है। AB कैपिटल की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर अच्छा, ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है। आज इस पर रिपोर्ट भी आई है, तो एक बेस बना रहा है करीबन 175 के आसपास। लेकिन जैसे ही ये 185 का लेवल क्रॉस करेगा, हमको इसमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। 195 200 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। ओके, AB कैपिटल पर आप यहाँ बेट करेंगे। एक और फाइनेंस काउंटर इनफैक्ट ऐड कर लेना चाहिए जिसमें अच्छा लॉन्ग बिल्टअप भी दिख रहा है, वो है L&T हाउसिंग फाइनेंस। लेकिन स्टॉक्स जो कुछ और भी ऊपर आए हैं पिछले कुछ मिनटों में, और वो मिड कैप स्मॉल कैप से भी हैं, उसमें PVR आयोनॉक्स भी हैं और IT से कोफोर्ज जैसे स्टॉक्स में भी मूव आपको अच्छी दिख रही है। क्या कोफोर्ज या फिर दोनों अलग अलग सेगमेंट है हालांकि कपिल, लेकिन एक बार बताएं, कोफोर्ज पर बेट करेंगे या फिर PVR आयोनॉक्स भी एक अच्छी तेजी दिखा सकता है? एक्सपायरी ट्रेड कहाँ बेटर मिल सकता है? कपिल? सुमित मूलचंदानी हमारे। सुमित, दोनों का चार्ट कंपैरिजन करेंगे तो अभी रिसेंटली काफी अच्छा फॉल आया हुआ है इनके हाई से, और दोनों ही स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नियर बाय सपोर्ट ले रहे हैं। लेकिन PVR मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बेटर लग रहा है क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे एक डाइवर्जेंस भी है। तो यहाँ पे एक बार अगर किसी को एग्रेसिव ट्रेड लेना है तो आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 1670 का। करंट मार्केट प्राइस है 1700, तो यहाँ पे अपसाइड में ये मोमेंटम बना सकता है अपना टिल द लेवल्स ऑफ 1760। तो बात हुई इन स्टॉक्स की, लेकिन क्योंकि आज फार्मा स्टॉक थोड़ा बाजार टिल्टेड है डिफेंसिव की तरफ, डिवीज लैब में मूव है, डॉक्टर रेड्डीज में मूव है, इप्का लैब में, ल्यूपिन में, कहाँ पर, और इनफैक्ट ग्रैन्यूल्स भी आप समझ थोड़ा सा उस क्वेश्चन को भी ऐड कर लें। इनमें से कौन सा स्टॉक होगा जिस पर एक ट्रेडिंग गेन अच्छे यहाँ से मिल सकते हैं? आप बताएं संतोष। यस, हमने डिवीज लैब को तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब मेरे रेडार पे है लालपात लैब। इस स्टॉक की बात करें तो कल भी आउट परफॉर्म कर रहा था और आज इसमें कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आते नजर आ रहा है। ये अपना जो पुराना हाई था 2500 के आसपास के वो लेवल दिखा सकता है, तो इस स्टॉक पे बैट करना चाहिए। नीचे आप स्टॉप लॉस रखिए 2430 का। ठीक है। डॉक्टर लालपात लैब फार्मा से हटके थोड़ा सा डायग्नोस्टिक स्पेस में हम देख रहे हैं कि प्रताप स्नैक्स में आज कमजोरी है। 3.5% के आसपास का कुछ नेगेटिव खबरें आई हैं। सर्च एंड सीजर की खबरें हैं प्रताप स्नैक्स को लेकर। 3.5% ये कमजोर हो रहा है शेयर। सुमित, प्रताप स्नैक्स कमजोरी गहराती है तो आप इसमें खरीदारी की सलाह देंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कंपनी तो ठीक ठाक ही है, बढ़िया रिजल्ट भी पेश किए थे लास्ट क्वार्टर के। कितने चिंतित होने की ज़रूरत है और कहाँ पर इसका आप सपोर्ट देख रहे हैं? यहाँ पे ऑलरेडी देखा जाए तो सपोर्ट तो ब्रेक हो चुका है। आप देखेंगे तो स्टॉक ने अपना एक प्रीवियस रेजिस्टेंस जो अब सपोर्ट था वो ब्रेक हो चुका है, जो लेवल थी 870 की। आप देखिए पिछले 3 दिन का लो भी यही था और आज ये इसने अपने 100 मूविंग डे को भी टच किया है। तो क्लोजिंग बिलो 840 मुझे लग रहा है कि और भी डाउनसाइड रहेगा, तो एक एग्जिट का भी सलाह रहेगा। तो नेक्स्ट सपोर्ट विल बी अराउंड 816 और अगर 816 ब्रेक हो रहा है तो 780, तो बेटर टू अवॉइड द स्टॉक। और यहाँ पे एक एग्जिट की भी सलाह रहेगी अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो। ठीक है, अगर लॉन्ग की है तो यहाँ से एग्जिट कर लीजिए। 816 रुपये अगर ब्रेक हुआ तो और नीचे जाएगा ये शेयर। संतोष, साइंट ज़रा बताइए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से इसमें ना फिर से मूव ठीक ठाक बन रहे हैं और ये शेयर 1700 रुपये के ऊपर फिर से लौट के आ गया है। 2.5-3% के आसपास की तेजी है। इसको आप लॉन्ग वाले लिस्ट में शामिल करेंगे क्या आज के लिए? यस अभिषेक, की अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 50 डे मूविंग एवरेज से बाउंस बैक किया था 1600 के सपोर्ट लेवल से, और आज मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के चलते गैप अप ओपनिंग दिखाई इसने। हालांकि ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन मुझे लगता है अब 1675 एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा और मेजर सपोर्ट 1600 है। तो कोई थोड़ा सा पोजिशनल व्यू रखता है तो 1600 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। इंट्राडे में चेस करने के लिए नहीं है, बट पोजिशनल व्यू है तो 1600 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। अगर मार्केट सपोर्टिव रहते हैं तो हमको वापस से 1900-1950 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है।
1950 तक की अपसाइड साइड में आ सकती है, लेकिन बाजार देखिए एक बार नज़र डालिए लेवल्स पर। 16,000 का स्तर निफ्टी ने तोड़ दिया है, 19,600 माफ़ कीजिएगा, और उसके आसपास ही फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। 60 अंकों के आसपास की गिरावट है। निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर गिरावट बढ़ रही है, क्योंकि जो दिग्गज है उनसे सपोर्ट बिल्कुल ही गायब है। कल थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन वो सपोर्ट आज के सत्र में गायब हो गए हैं। और बजाज फाइनेंस में हमने तेज़ी देखी थी। बजाज फाइनेंस आज 1% से ज़्यादा की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। फार्मा को आप छोड़ दीजिए, LNT, LTI, माइंट्री, इनको आप छोड़ दीजिए, तो आपको बाजार में बहुत कम ऐसे शेयर दिखेंगे जहां पर अच्छे मूव्स आज के सत्र में हों। लेकिन पावर स्टॉक्स में हम कुछ देख रहे हैं कि मोमेंटम बरकरार है और हर डिप्स पे खरीदार मिल जाते हैं। REC, PFC आज भी ये वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल हैं। कोई मौके बन रहे हैं ट्रेड के इन दोनों शेयरों में? तो अभिषेक जी, REC ऑलरेडी काफी शार्प रन अप दे चुका है, ओवरहीटेड टेरिटरी में है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंफर्ट जो है ये कम होगा अगर आप फ्रेश एक बाइंग इनिशिएट करना चाहते हो तो मैं कहूंगा इसमें थोड़ा सा वेट कर जाएं। PFC में देखिए हमने रिसेंटली एक बहुत ही शार्प क्रैक आते हुए देखा था कुछ दिन पहले, अब एक रिकवरी अटेम्प्ट हो रही है। सो दिस इज स्टिल वन स्टॉक जिसपे आप एक पॉजिटिव व्यू लेके चल सकते हैं। तो PFC में अगर आप एक व्यू बनाना चाहें तो 250 और 265 के दो टारगेट्स के लिए आप इसमें प्ले कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है इसको करीब आप 225 के जो इसके सपोर्ट जोन है इसके आसपास लेके चलें। लेकिन इसी स्पेस में एक और स्टॉक है विच इज GPIL, गोदावरी पावर। अच्छे रनअप के बाद स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के पास कंसोलिडेट कर रहा है। सो ये स्टॉक है मेरे रेडार पे। अगर किसी की इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है ये करीब 3 से 6 महीने की हो तो इसमें आप लॉन्ग पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं। 660 और 690 के दो टारगेट्स हैं जिसके लिए आप इसमें बाई पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है इसको आप 585 के पास लेके चलें। सो थोड़ा पोजिशनल बेट होगा, लेकिन GPIL दिस इज ऑल्सो वन स्टॉक दैट इज ऑन आवर। ओके, ठीक है। आज का जो इंट्राडे लो अभी तक का लगा है वो लगा है 19,596 का, यानी कि मैं मान लेता हूँ रफ में करीब 600 ही लगा है। तो अभी 611 के आसपास चल रहा है और मार्केट करता है इस तरह से, थोड़ा शेक करेगा आपको। और वैसे भी 19,000 का इंडेक्स है, 2-4 पॉइंट तो आप वैसे भी ऊपर नीचे एरर के नाम पे भी दे सकते हैं। लेकिन ठीक है, अभी तक की कोशिश है बाजार की किसी तरह से बॉटम ढूंढ ले। अभी तक बॉटम बना नहीं है, इसलिए आपको मोमेंटम भी नहीं आ रहा। हुआ क्या कि इस बीच फार्मास्यूटिकल शेयर जो टिपिकली अच्छे रोल ओवर लेके आए थे, डिफेंसिव इन नेचर हैं, वैल्यूएशन ठीक है, स्ट्रक्चरली चेंज हो रहा है, वो एक्टिव हो गए, एकाएक एक्टिव हो गए। अभी आप शेयर्स में थोड़ा सा मोमेंटम ले आइए। फार्मा स्टॉक्स जितने आज के टॉप बने हैं ना, इतना सबका हाई बन जाएगा। उसके बाद देखेंगे दूसरे शेयर्स में पैसा घूमेगा। पैसा एक ही है मार्केट में, बस वो कहाँ पे जा रहा है ये ध्यान रखना होता है। पैसा उतना ही है सिस्टम में, अभी तक तो उतना ही है। आगे बढ़ते हैं, एक दो शेयर जरा वीक हैं वो भी जरा पता कर लेते हैं। कि इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस है, टिपिकल फंड ऑफ बैन में शेयर है। अब ये वापस से वीक होगा अगली सीरीज में या फिर और चलेगा? एक बार सुमित सर जरा चेक करना। 200 पार करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसा नहीं इसने नहीं किया, इसने किया, बट ये फेल हो गया वहां से और बहुत तेजी से नीचे आ रहा है। यहाँ पे स्ट्रक्चर की जहाँ पे आप बात कीजिए तो रिसेंटली एक डबल टॉप टाइप का फॉर्मेशन बिल्कुल यहाँ पे बना हुआ है। और अगर लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 189 का जो यहाँ पे सपोर्ट था वो ब्रेक हो चुका है। तो लोअर टाइम फ्रेम पे तो बिल्कुल एक शॉर्ट कैंडिडेट है। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अभी भी नीचे जा सकता है टिल द लेवल्स ऑफ 170। तो थोड़ा सा मुझे वीकनेस यहाँ पे दिख रही है। वीकनेस आपको दिख रही है। एक शेयर है दीपक फर्टिलाइजर्स, एक बार जरा आप लेके आएंगे दीपक फर्ट को। इसने 200 दिनों के एवरेज पार किया हुआ है। संतोष सर आप चेक कीजिए, आपको जरा अच्छे से इसमें दिखेगा अभी वो चीज़। ये टूटा, कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद डेली चार्ट पे इसका 200 का एवरेज का बेस बन गया और जो बेस बना वो करीब 620 का बना हुआ है। तो ज़्यादा चला हुआ शेयर नहीं है और टूट के ऊपर से काफ़ी नीचे आया हुआ है, 1000 से नीचे आया हुआ है। हाँ, तो आप मेरे को जरा बताएंगे, मैं अगली सीरीज के लिए सौदा प्लस करना चाहता हूँ, इसको देख लूँ फिर? जी डिम्पी, इस स्टॉक का स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा हो रहा है। एक बेस बनाने के बाद स्टॉक चलने के लिए तैयार है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, तो थोड़ा सा रिस्की स्टॉक माना जाता है, बट रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है। तो आप पोजिशनल बेसिस पे 610 का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में जैसे ही ये स्टॉक 680 का लेवल क्रॉस करेगा, आपको 775 रुपये तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो एज ए स्विंग ट्रेडर या पोजिशनल ट्रेडर इसमें पोजिशन बनाई जा सकती है। अपोलो हॉस्पिटल भी आप देखें तो चल तो रहा है पिछले कई दिनों में, और इनफैक्ट
इस स्पेस में कई सारे नए एंट्रेंट्स भी हैं और इसीलिए अब शायद ये स्टॉक फिर से आपको, और जिन वैल्यूएशंस पे वो आ रहे हैं उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा चीप दिख रहा है, और इसलिए आप देखें तो अपोलो हॉस्पिटल बहुत छोटी चाल है लेकिन लगातार आपको मूव दिख रही है। फिर से स्लिप तो ज़रूर हो, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल क्या ये इन लेवल्स पर आपको अट्रैक्टिव दिख रहा है, या फिर एक डिप होगा तो मिलेगा तो आप एंटर करेंगे? कुछ तो प्रियंका दी, अच्छा खासा मूव था लेकिन अब एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया है। सो फिलहाल ऐसा कोई फिलहाल ट्रिगर नहीं है जो सजेस्ट कर रहा है कि स्टॉक यहाँ से बहुत एक अच्छी लंबी छलांग लगा सकता है। तो मैं कहूंगा कि इसको फिलहाल थोड़ा वेट एंड वॉच लिस्ट पे ही रखें। 5100 का एक रेजिस्टेंस जोन है जहां पे मल्टीपल टाइम्स लास्ट 8 से 10 दिन में स्टॉक ने रेजिस्ट किया है। तो मैं कहूंगा थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। 5100 के ऊपर जाता है तब आपको हो सकता है कि यहाँ पे मोमेंटम आता हुआ नजर आए, and that is when you can consider buying Apollo Hospitals. तब तक ये डेफिनेटली मेरे लिस्ट में रहेगा, but I won't initiate a trade just yet. क्योंकि फेस्टिव सीजन के चलते जितने भी कंजम्पशन बेस्ड जो रिटेल काउंटर्स हैं उन्हें क्या इस टाइम पे ऐड करना चाहिए या फिर थोड़ा और वेट करें? आदित्य बिरला फैशन, क्या इसकी एक मूव जो स्टार्ट हुई है इसे यहीं कैप्चर करें या फिर थोड़ा टाइम रुके और फिर एंटर करें, या फिर आपको ये समझ ही नहीं आया संतोष अभी के लिए, क्योंकि बहुत ही एक रेंज में रहता है स्टॉक भी? यस प्रियंका, इस स्टॉक की बात करें तो लग रहा था बीच में कि स्टॉक चलेगा लेकिन फिर से एक रेंज में अटक गया, क्योंकि अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करने में ये फेल हो रहा है। जिस दिन ये 200 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा उस दिन इसमें हमको एक बाइंग देखने को मिलेगी, बट आपका थोड़ा सा लंबा नजरिया है तो इसको जिसके पास है ऑलरेडी होल्ड कर सकता है या एक्यूमुलेट कर सकता है, बट एज ए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मेरे हिसाब से अभी अवॉइड करना चाहिए। ये 230 के ऊपर टिकता है तभी इसमें कोई ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, आदित्य बिरला फैशन पर ये व्यू। डिम्पी ने एसबीसी एक्सपोर्ट का जिक्र किया था, 24-25 रुपए के आसपास का भाव है, लेकिन 24-25 रुपए के भाव वाले ना कई सारे ऐसे शेयर्स हैं जो या तो एक्शन दिखा रहे हैं या फिर बहुत सारा एक्शन ऑलरेडी वो दिखा चुके हैं और अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट हो रहा होगा जिन्होंने लोअर लेवल पर एंट्री की होगी। IFCI के शेयर में देखने की आज अच्छा एक्शन है, 25 रुपए के वो ऊपर ट्रेड कर रहा है। सुजलॉन के लिए हालांकि अच्छी खबर आई थी, इसका कुछ अपग्रेड की खबर आई थी, 2 नॉच रेटिंग अपग्रेड की गई है, लेकिन शेयर आज ये चल नहीं रहा है। इसके अलावा HCC की बात करें, 26 रुपए के आसपास का वो भी शेयर है, वो भी चल रहा है। इस स्पेस में अगर ये 3-4 जो शेयर हमने जिक्र किए सुमित जी, आपको लगता है कि यहाँ पर तेजी अब कैप्ड है, तेजी हो चुकी है, या कहीं पर आपको स्ट्रक्चरली और मजबूती दिख रही है यहाँ से? सबसे पहला वाला जो स्टॉक है IFCI, अगर डिम्पी जी को याद हो तो लास्ट वेडनेसडे को ही हमने डिस्कस किया था और पहला टारगेट जो बताया था वो था 2540 का, जो अचीव हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का सलाह रहेगा। आप वीकली टाइम फ्रेम या फिर डेली में देखेंगे तो एक ओवरबॉट जोन में जा चुका है, सो इट इज ऑलवेज बेटर टू बुक सम प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप अपना एक पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए और बाकी एक आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे होल्ड रखिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस विल बी 24 ईयर। 7 दिन में 55%। जी हाँ, ये है स्वदेश का दम। आपको बड़े शेयर नहीं, छोटे छोटे शेयर जहां पर आमतौर पर नजर नहीं जाती है, निगाह नहीं पड़ती उन शेयरों पर, वो भी हम खोज के लाते हैं और अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से बिल्कुल सटीक सलाह लेते हैं। ऐसा नहीं कि इंट्राडे में आपको प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है कि आप लीजिए कोई शेयर, 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, महीने भर बाद आपको उसमें एक ठीक ठाक पैसे बनते हुए दिखाई देंगे। वो भी ट्रेड वाले ही होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंट्राडे ट्रेड ही ट्रेड कहा जाता है। तो वो सारी की सारी चीजें हम आइडेंटिफाई करते हैं और आपको पैसे बनाने का भरपूर मौका देते हैं। एक मौका और अभी आ रहा है, ऑप्शंस के चैंपियन लेकर नीलेश जैन हाजिर हैं। नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टीना स्वदेश पर। बाजार तो देखिए सर सुस्त है और ऐसी सुस्ती में ना आप जैसे लोग काम आते हैं और लोग इंतजार भी करते हैं कि कब ऐसे ट्रेड्स मिले जिसके थोड़ा सा ना दिन बन जाए। बताइए सर, आज क्या है आपके पिटारे से? वेरी गुड मॉर्निंग टू अभिषेक जी। बिल्कुल, देखिए आज के सेशन में इनफैक्ट दोनों ही साइड्स के मूव देखने को मिल रहे हैं। कुछ स्टॉक्स में वीकनेस देखने को मिल रही है। उसी स्पेस में से काउंटर है जहां पे लगातार 6 से 7 कंसेक्यूटिव सेशन में हमें वीकनेस देखने को मिल रही है, शॉर्ट बिल्डअप हुए हैं, वो है बाटा इंडिया। लगातार यहाँ पे लोअर हाइज एंड लोअर लो फॉर्मेशन बन रहे हैं। एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन भी देखने को मिला है। थोड़ा सा अगर पुल बैक मिलता है तो यहाँ पे फिर से बिग वाली हावी होती हुई नजर आ सकती है।
तो यहाँ पे 1600 का पुट ऑप्शन जो कि कल की एक्सपायरी का है उसे खरीद के चलने की सलाह होगी। करंटली 8 to 9 रुपीज के रेंज में ट्रेड हो रहा है, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड और भी फेवरेबल हो चुके हैं यहाँ पे, और छोटा सा स्टॉप लॉस 2 रुपए का लगा के चल सकते हैं। तो प्योरली फ्रॉम ए रिस्क एंड रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव एक बेहतरीन ट्रेड हो सकता है यहाँ पे ऊपरी स्तरों पर। इस पर्टिकुलर ऑप्शन में पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से डबल भी हो जाए। तो पहला टारगेट 21, दूसरा टारगेट 26 का होगा और स्टॉप लॉस 2 रुपए का लगाना होगा। करंट लेवल पर इसे खरीद के चल सकते हैं। ओवरऑल बाटा इंडिया थोड़ा सा टेक्निकली वीक नजर आता है। निचले स्तरों पर 1590 1580 तक के अंडरलाइन में हमें लेवल देखने को मिल सकते हैं। आज सुबह एक हमारे मेहमान थे, उन्होंने भी बाटा दिया था एक ट्रेड, संतोष जी ने शॉर्ट करवाया था। संतोष जी शॉर्ट था ना आपका? जी डिम्पी मेरा भी शॉर्ट ही था। ठीक है, डन। तो यहाँ पे पुट भी मिल गया आपको, शॉर्ट के ट्रेड भी मिल गया, तो दोनों चीज़ें हो गए तय। आप पुट के एक बार ना लेवल ज़रा वापस से दिखाओ, हाँ गड़बड़ ना हो जाए कहीं पे, क्योंकि ये सीरीज़ अपने आप में थोड़ी डल सी जा रही है। आप चाहें इसकी एक 1600 की पुट है, 12 रुपये में आपको लेनी है पुट, मतलब मंदी, हाँ 2 रुपये तक का एक स्टॉप लॉस रखना है, 21-22 हो जाएगी, 5,500 तक का करीब मुनाफा आएगा, 3750 का प्रॉफिट होगा। 2 मेहमानों का ट्रेड लग गया, बाटा पे फ्यूचर शॉर्ट संतोष जी का, और नीलेश जैन कह रहे हैं कि आप पुट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, कम पैसों में मिल जाती है पुट। ये आपके लिए ऑप्शंस दोनों हैं। ठीक है सर, नीलेश बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये आज का ऑप्शंस का ट्रेड बताने के लिए। अभी तक का ये पहला ऑप्शंस का ट्रेड है मार्केट खुलने के बाद। इसी तरह से हम आपको कई सारे ट्रेड बताते हैं, साथ ही स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी चलाते हैं। सेबी ने नहीं बोला, हम खुद भी चलाना चाहते ही हैं, भले सभी बोले ना बोले, क्योंकि इसके अंदर फाइनेंशियल लॉस काफ़ी होता है। लोग सौदा पंच करना जानते, काटना नहीं जानते, कटता नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ट्रेडर्स की है, सौदा कटता नहीं है उनसे, पंच करना बहुत आसान काम है। खैर आगे बढ़ जाते हैं, कुछ एक और शेयर ज़रा चेक करते हैं जहाँ पे मूवमेंट है। सर ये गेल को क्या हो गया, ये 120 121 के आसपास चल रहा है सुमित सर, ये तो हिल ही नहीं रहा। या तो टूट जाए नीचे, बेस बनाए ताकि एंट्री करें वापस से, या तो चल जाए 124-25, ये भी नहीं चल रहा है। छोड़ दें क्या सर, अगली सीरीज के लिए रोल भी नहीं करके जाएं क्या? जी बिल्कुल सर, यहाँ पे बिल्कुल कंसोलिडेशन फेस है, और अपना जो एक पिछला इसका रेजिस्टेंस लेवल था डेट वाज अराउंड 122 तो उसके ऊपर जो एक सस्टेनेबल क्लोज है वो नहीं मिल पा रहा। बल्कि आप देखेंगे तो एक बढ़िया सी बेयरिश कैंडल फॉर्म हुई थी 12 सितंबर को, तो उसके बेसिस पे अगर हम डिसीजन ले तो बिल्कुल अभी फिलहाल इसको अवॉइड करना चाहिए। सिग्नेचर ग्लोबल का वैसे आज आईपीओ भी लिस्ट होने जा रहा है, 15% का प्रीमियम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप एक बार इस पे भी ध्यान रख सकते हैं। और एक और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी ज़रा एक बार स्वागत करते हैं और उनसे समझते हैं। अपडेटर का आईपीओ आपको मालूम ही है चल ही रहा है, और उनसे एक बार ज़रा एक बातचीत करके एक व्यू पॉइंट लेते हैं। हमारे साथ बालाजी स्वामीनाथन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि ऑपरेटर सर्विसेज के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर पहले तो आप हमको ज़रा ये बताएंगे कि इस आईपीओ का पैसा किस वे में कितना जुटा रहे हैं, और उसमें 2 हिस्सा है जितना मैं समझ पा रहा हूँ, एक आपका ओएफएस भी है और एक दूसरा जो टिपिकली आप रेस करना चाहते हैं, जरा इसकी डिटेल दे दीजिए सर। श्योर, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड शुक्रिया फॉर हैविंग अस ऑन द शो। ओके, सो पूरा हम 400 करोड़ प्राइमरी कंपनी में ले रहे हैं, तो 400 करोड़ में 133 करोड़ लोन रीपेमेंट करने के लिए यूटिलाइज होगा, एग्जिस्टिंग लोन्स को रीपे करेंगे, और 115 करोड़ रहेगा फ्यूचर वर्किंग कैपिटल के लिए ऑगमेंटेशन, एंड 80 करोड़ इज ब्लाइंड पूल फॉर द फ्यूचर एक्विजिशंस, एंड बैलेंस इज जनरल पर्पसेस। सो दिस इज ऑन द प्राइमरी पार्ट। अगर आप ओएफएस देखेंगे तो 80 लाख शेयर्स आर बीइंग सोल्ड, 80 लाख, तो उसमें प्रमोटर का 40 lakhs एंड द मोतीलाल इन्वेस्टमेंट पी, so they are selling about 40 lakhs, so total is 80 lakh shares, so that is the OFS size. ऑलराइट, मॉर्निंग मिस्टर बाला, क्योंकि आपने क्लियरली हमें बताया कि आप कहीं ना कहीं ये जो फंड्स इन्फ्यूजन इंटरनल एक्यूरल्स के लिए भी करेंगे, थोड़ी और डिटेल्स हम समझना चाहेंगे और बता भी दें, क्योंकि ये वर्किंग कैपिटल के लिए भी ये रकम इस्तेमाल की जाएगी, और प्रमोटर का इतना % हिस्सा है, और भी और साथ ही एक्सपेंशन प्लान्स आपके क्या होंगे आगे?
Okay, so currently promoters hold about closer to about 81%. तो issue के बाद उनका बन जाएगा 58%, right? And on the services part, if you look at, so today we are there on two segments. So which is one is the integrated facilities management है, जहाँ पे soft services, housekeeping, engineering services, production support services ये सब करते हैं, basically maintaining any facility, right? एंड दूसरा सेगमेंट है हमारा बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज। तो इसमें हम एम्प्लॉय बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं, एयरपोर्ट्स में हम एयरलाइंस को ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज देते हैं। तो हमारा ऑडिट एंड एश्योरेंस है, तो वो फाइनेंशियल ऑडिट एंड एश्योरेंस नहीं है, ये तो मोर रिटेल सेगमेंट में चैनल ऑडिट्स करते हैं। एंड सेल्स एनेबलमेंट इज द अदर लार्जेस्ट वन, सो जहाँ पे वी हेल्प कस्टमर्स टू गेट and lead generation and concluding those leads or qualified leads, right? So these are the main segments, and both these segments continue to grow at a healthy rate. So even in the history also we have grown beyond the market growth, and based on the F&S report that we have initiated, market is growing at around 15 to 17% in both the segments, and we expect to grow overperform this as we did in the past. सर एक क्वेश्चन मेरे को लेना था एक्चुअली। वैसे तो चर्चा आईपीओ पे हो रही है, लेकिन मैं क्योंकि आपके बिजनेस की ना बैलेंस शीट अभी चेक कर रहा था, तो मैंने आपके पीयर्स के साथ आपका बीटा मार्जिन्स चेक किया, यानी कि जिसको हम ऑपरेशनल मार्जिन्स कहते हैं टिपिकली, तो वो आपका अच्छा है, 4-4.5% के आसपास का मार्जिन है, जबकि क्वेस्ट कॉर्प का तो 3.5 है, एसआईएस का 4% है, और टीम लीज का तो बहुत ही कम है, करीब 2% है। सर ये मार्जिन मेंटेन रखेंगे, और ये पोस्ट आईपीओ ये मार्जिन्स बढ़ने के चांसेस कितने हैं? Okay, so I would like to put this in perspective. So business में yes comparable Quest Corp और Teamlease हैं, but उनका business जब देखेंगे तो वो थोड़ा अलग है। So हम staffing में नहीं है, हमारा 70% of the business IFM से आता है, और 30% of the revenue comes from business support services, which are high margin businesses. So IFM is typically about 4.5 to 5% kind of a margin. Whereas business support services is about 12 to 15% kind of a margin. तो इसीलिए हमारा blend बनता है is about 6.89% that we have done in FY23, which is also there in the document, right? So that is the reason why this margin is higher, because the staffing is very minuscule for us. And दूसरा बात है, going forward on the margins, look, we are not expecting any significant increase in the margins. The same margins would retain is what we are expecting, but of course with the cost optimization, because IFM is more a scale game. So जब आपका revenue बढ़ जाता है तो आपका cost नीचे वाला SG&A cost उतना same line पे बढ़ता नहीं, तो इसीलिए you will have some kind of a margin expansion based on the cost optimization that would be there, and business mix change is the other thing that we would look at to see or to improve. So maybe in the next 2 to 3 years, we would grow from maybe about 30 to 90 basis points is what we want to do. But again, depends on the market and other things. We need to look at it from that perspective. ठीक है। सोमनाथन सर, आपकी कंपनी के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो आप पीएनजी, आदित्य बिरला फैशन रिटेल, Hyundai, LTI Mindtree जैसी कंपनियां आपके क्लाइंट्स में शामिल हैं, और 116 ऑफिस तो आपके देश में हैं, विदेशों में भी आपके ऑफिस हैं। आपने कहा कि आपका जो कारोबार है ना इनसे अलग है, तो क्या कोई लिस्टेड स्पेस में अगर बात करें, वैसे तो बहुत सारी कॉम्पिटिटर्स आपकी होंगी, कोई ऐसा प्लेयर है जिससे आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है? जरा इसके बारे में बता दीजिए अगर आप बता सकें तो। और दूसरी चीज़ कि अभी विदेशों से आपके कारोबार का कितना हिस्सा आ रहा है, और वहाँ पर और से कौन से क्लाइंट्स है जिन पर आपकी नज़र है? ओके, सो जब आप कंपेयर करते हो ना, तो IFM स्पेस, सो बेसिकली मल्टीपल बिजनेसेस आर देयर, राइट? तो इसीलिए आपको एक एक बिजनेस को सेपरेट में अगर आप देखेंगे तो वो इंडस्ट्री रिपोर्ट में दिया हुआ है। तो IFM में अगर आप देखेंगे तो प्लेयर्स में क्वेस्ट का एक पार्ट जो उनका भी IFM है, और SIS का भी IFM पीस है। सो वो सेगमेंट को आपको इससे कंपेयर करना पड़ेगा। एंड सिमिलरली ऑन द BSS में अगर आप देखेंगे तो सेल्स एनेबलमेंट सेपरेट सेगमेंट है, सो वो सेगमेंट में हम लीडर्स हैं इंडिया में। तो अगर आप देखेंगे all the businesses which we are there, so we are there as either 1, 2 or 3, and which is also there in the F&S report which is initiated, right? So that is on the competition part. Coming to the export business that you're talking about, earnings in forex, हमारा करीब से 8% तक revenue बाहर से आता है। तो प्राइमरली 2 बिजनेसेस हैं इसमें। एक तो सेल्स एनेबलमेंट बिजनेस जो है, उसमें हम माइक्रोसॉफ्ट, लेनोवो, तो ऐसे क्लाइंट्स को
सर्विस करते हैं और बाहर भी उनका साउथ ईस्ट एशिया में भी उनका सर्विसेज करते हैं. तो दैट इज वन पार्ट. एंड PNG, एज यू राइटली मेंशन्ड, इज द अदर प्लेस वेयर वी डू ऑडिट एंड एश्योरेंस. So there, from India, we service almost about 13-14 countries for them across. So those are the two export or forex earning businesses that we have, which is closer to about 8% of my total revenue in FY23. ऑलराइट मिस्टर बाला, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये सारे इंसाइट्स हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. चलिए बढ़ेंगे आगे और अब एक बार फिर से क्विक चेक मार्केट्स पर ले लेते हैं. और बहुत लल मार्केट है, लेकिन कुछ स्टॉक्स और जो आया है उनमें से एक स्टॉक जो हम लगातार पिछले कई दिन से बात कर रहे हैं वो है AMC स्टॉक्स भी. HDFC AMC लगातार आप इसमें देखें तो एक अच्छा बिल्टअप है, लॉन्ग बिल्टअप अब बड़ा भी है, 1.25% हो गया. HDFC ये स्टॉक काफ़ी धीमी चाल चल रहा है कुछ, लेकिन एक सस्टेनेबल मूव दे सकता है क्या? आप एंटर करेंगे इस लेवल्स पर? देखिए, इसका रीजन ये है कि एक अच्छे मूव के बाद ये कंसोलिडेशन आया है और अगर मैं देखूं तो मार्केट्स जहां क्रैक हुए हैं वहां ये स्टॉक बिल्कुल अपनी मजबूती जो है इसको बरकरार रखे हुए है. तो यहाँ पे आप बिल्कुल एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं. मार्केट से थोड़ा भी सपोर्ट मिला तो यहाँ पे आपको 2800 प्लस के लेवल्स देखने मिल सकते हैं. तो HDFC AMC ये टिपिकल ट्रेडर काउंटर नहीं है जो बड़ा मोमेंटम दे. तो अगर थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं आप तो बिल्कुल इसमें एंटर करें. 2640 के आसपास जहां इसका एक सपोर्ट जोन बना हुआ है इसको स्टॉप लॉस लेके चलें. पहला टारगेट मेरे लिए यहाँ पे 2775 का होगा, दूसरा टारगेट 2825 का. तो जैसे ही मार्केट थोड़ा स्टेडी होगा आपको इस स्टॉक में भी मोमेंटम लौटते हुए नजर आएगा. सो जस्ट कंसोलिडेशन राइट नाउ विद अ पॉजिटिव बायस, लुक्स लाइक अ गुड बाय. लुक्स लाइक अ गुड बॉय, बट थोड़ा सा होल्ड करके रखना पड़ेगा आपको. लेकिन इस वक्त संजीव वसीम बाजार पर क्या व्यू बना रहे हैं, उनके रडार पर कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं, आइए उनसे समझते हैं, उनसे बात करते हैं. गुड मॉर्निंग संजीव जी. बाजार तो एक बड़ी कंसोलिडेशन रेंज में ही फंसा हुआ है, हालांकि नीचे के सपोर्ट भी 19,600 के वो बचा कर रखे हुए हैं. लेकिन ऐसे में कहाँ आप कॉशियस हैं और कहाँ बुलिश हैं? क्या सेक्टर कौन कौन से पसंद आ रहे हैं? हम देख रहे हैं बहुत फास्ट चर्निंग भी हो रही है, ऑटो वापस आया है, IT वापस आ रहा है. कौन सा स्पेस है? PSU बैंक्स, आपकी कई सारी अच्छी पिक्स वहाँ से निकल कर आई हैं. कौन से पॉकेट्स पर नजर होगी आपकी इस वक्त? गुड मॉर्निंग. तो प्रियंका, पहले तो 80 रुपए हो गया PNB. यस. ये और दूसरी बात, ऑटो स्टॉक्स, मारुति, HCL टेक, फेडरल बैंक सब न्यू हाई पे हैं. तो निराशा किसकी है? निराशा दो शेयर की है, रिलायंस और HDFC बैंक. पिछले हफ्ते HDFC बैंक में $500 मिलियन की बाइंग आई तो 1670 हो गया. उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस कॉल में वीकनेस आई तो $500 मिलियन बाहर आ गया. और उसी तरह से is down 9% क्योंकि Apple has corrected 11%. That shows कि dominance of 2-3 heavyweights is distorting the image. जहां करेक्शन आनी थी मिड कैप वहां तो हमें मौका ही नहीं मिल रहा, हम तो बैठने लेने के लिए बैठे हुए हैं. और इस कारण से मुझे लगता है ये शॉर्ट लिव्ड है, कल की एक्सपायरी तक ये वीकनेस ऑन द इंडेक्स है. इंडेक्स को भूल जाइए, अपना पोर्टफोलियो बनाइए. दूसरी बात, मैं फिर दोहराता हूं, रिलायंस इज अनबीटेबल एट दिस प्राइस. एक तो आपको बताऊं, रशिया स्टॉप्ड एक्सपोर्ट्स ऑफ डिस्टिलेट्स. इसका मतलब ऑयल टू केमिकल डिस्टिलेट्स में उनकी मार्जिन्स विल बी द हाईएस्ट एवर इन द नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर. सेकेंडली, आप रिटेल सेल्स में जंप कह रहे हैं, जियो मार्ट इज गोइंग टू बी आउट परफॉर्मिंग. एंड थर्डली, सम ऑफ पार्ट्स में आई थिंक रिलायंस फिट्स द बिल परफेक्टली एट दिस 2340, 2350. यहां से मुझे 2600 का भाव दिखता है दिवाली तक, और मैं कहता हूं न्यू हाई जरूर आएगा. दूसरा मेरा पिक है इप्का लेबोरेटरीज. मैंने पहले भी कहा, ये जो डोमेस्टिक R&D पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रहा है, इप्का द बेनिफिशियरी, इट्स लाइक अ मल्टीनेशनल. इट हैज एवरीथिंग अंडर इट, फ्रॉम API टू आउटसोर्सिंग टू सो इन अ फार्मा कंपनी जो आप ढूंढते हो वो सब इप्का में है. एंड नाउ विद द यूनिकॉर्न टेक ओवर, उनका डोमेस्टिक मार्केट शेयर इज गोइंग टू बी आई थिंक आर्ग्यूबली इन द टॉप 3. तो मेरे को इप्का बहुत बुलिश है. आई थिंक 1200 रुपीज इन द नेक्स्ट 1 year if you are looking for an investment. इप्का is there. Third will be SBI cards. It's a surprise stock which I picked up in the last 3 days, and there is stock of Paytm and all, but credit card business is going to expand like nobody's business. साथ में प्रियंका जी, SBI card is now gaining market share from HDFC and Axis Bank, and I think that the valuations are very comfortable. 1000 का भाव मुझे दिखता है इन HDFC, इन SBI cards by Diwali. That much I can tell you.
765 का स्टॉप लॉस रखिए। फोर्थली इट विल बी IGL। आई थिंक IGL विल सी मैक्सिमम वॉल्यूम, और इंद्रप्रस्थ गैस में जिस तरह से आपकी गैस प्राइसेस में फर्मनेस और वॉल्यूम्स है, इट इज गोइंग टू बी एन एक्सेप्शनली आउट परफॉर्मर। तो IGL एट 450 इज अ मस्ट हैव। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपको बताऊं तो श्रीराम SRF, देखिए फ्लोरोकेमिकल प्राइसेस आर अगेन अप, and all crop science stocks which have underperformed for agrochemical are going to see another up cycle. China is coming back, and I think SRF is the bluest of blue chip companies to buy at 2340. आपने अभी जिक्र किया था HDFC AMC का, तो उसके साथ का एक छोटा AMC which is underperformed है ABSL AMC। एज ए डिस्क्लोजर ये हमारी कवरेज में है, फ्रॉम 380 385 हम इसमें सिप कर रहे हैं, बट ABSL AMC में सारे इंग्रेडिएंट्स हैं to put in a AMC stock. I think the stock is grossly undervalued at 420. This can easily go to 700 by next Diwali. ठीक है वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो रिलायंस में तेजी का पटाखा फूटेगा दिवाली तक और 26 रुपए के लक्ष्य दिखेंगे। लेकिन आपके स्क्रीन पर दो तस्वीरें, दो लिस्टिंग आज हो रही हैं, अब साई सिल्क का और सिग्नेचर ग्लोबल का। साई सिल्क का IPO करीब 4.5 गुना भरा था, सिग्नेचर ग्लोबल का IPO करीब 12.5 गुना भरकर बंद हुआ था और लिस्टिंग ठीक ठाक होनी जा रही है। कम से कम अगर हम सिग्नेचर ग्लोबल की बात करें तो 16% प्रीमियम पर शुरुआत होने की उम्मीद थी, उसी पर शुरुआत हुई भी है। और अगर हम साई सिल्क की बात करें तो बहुत हम बड़ी तोड़फोड़ लिस्टिंग नहीं कहेंगे, लेकिन 5% ऊपर साई सिल्क ये आज लिस्ट हो रहा है, 4 गुना। हालांकि इसका IPO भर के बंद हुआ, तो सब्सक्रिप्शन अच्छे आए थे, बाजार सुस्त है, उसका भी असर पड़ता है। लेकिन सिग्नेचर ग्लोबल निश्चित तौर पर हम कहेंगे ठीक ठाक लिस्टिंग, 16% के आसपास की 446 रुपए का भाव आपको दिखेगा। और साई सिल्क 235 रुपए पर लिस्टिंग होने के बाद थोड़ी सी अब ये तेजी बढ़ रही है। दो तस्वीरें आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, ये दोनों लिस्टिंग की। शो में आगे हम बातचीत ये भी करेंगे कि आपको इन दोनों शो में करना क्या है, ये रणनीति भी आपके लिए हम जरूर बनाएंगे। तो लिस्टिंग के बाद भी दोनों शेयरों में तेजी आपको दिख रही है, सिग्नेचर ग्लोबल और साई सिल्क में।